वर्तमान स्थिति में हमारे कार्य। कांग्रेस सरकार ने पिछले 1 महीने में 1000 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया है। आज केंद्रीय और प्रांतीय नेतृत्व के अधिकांश लोग जेल में हैं। गुलजारीलाल नंदा ने घोषणा की है कि वे मतदाताओं के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा नहीं किया है, और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध के बारे में बेतुकी कहानियां सुनानी शुरू कर दी हैं। लोकतंत्र के खिलाफ ये हमला पूंजीवाद के आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण शुरू हुआ है। भारत सरकार धीरे धीरे अमेरिकी साम्राज्यवाद के विश्व पर आधिपत्य के विस्तार में मुख्य राजनीतिक भागीदार बन गई है। अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य प्रतिक्रियावादी आधार के रूप में स्थापित करना है। भारतीय पूंजीपति वर्ग अपने आंतरिक संकट को हल करने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रहा है। चिरस्थायी खाद्य संकट, उसकी लगातार बढ़ती हुई कीमतें, पंचवर्षीय योजना के लिए बाधाएं खड़ी कर रही हैं, और इसके परिणामस्वरूप भारतीय पूंजीपति वर्ग के लिए इस संकट से बाहर निकलने के लिए अधिक से अधिक एंग्लो अमेरिकन साम्राज्यवादी पूंजी का आयात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। साम्राज्यवाद पर इस निर्भरता के परिणामस्वरूप पूंजीवाद का आंतरिक संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद के निर्देशों और अपने स्वयं के आंतरिक संकट के सामने भारतीय पूंजीपति वर्ग लोकतंत्र की हत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं खोज पाया है। इन गिरफ्तारियों के पीछे साम्राज्यवादी निर्देश थे, क्योंकि कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी के समय अमेरिकी पुलिस प्रमुख मैकब्राइट दिल्ली में थे, और उनसे विचार विमर्श के बाद ही व्यापक गिरफ्तारियां हुईं। लोकतंत्र की हत्या करके इस संकट का कोई समाधान नहीं हो सकता है, और भारतीय पूंजीपति वर्ग भी इस संकट को हल नहीं कर पाएगा। सरकार जितनी अधिक साम्राज्यवाद पर निर्भर होगी, वह अपने आंतरिक संकट को हल करने में उतनी ही अधिक विफल होगी। हर गुजरते दिन के साथ जनता का असंतोष बढ़ता जाएगा, और हर गुजरते दिन के साथ पूंजीपति वर्ग का आंतरिक संघर्ष भी बढ़ता जाएगा। साम्राज्यवादी पूंजी निवेश से पहले कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी की मांग करती है, इसी तरह वह खाद्य समस्या का अस्थायी समाधान भी चाहती है। इस खाद्य संकट को हल करने के लिए खाद्य व्यापार और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कुछ कदम उठाने की जरूरत है, और इसके लिए नियंत्रण जरूरी है। भारत जैसे पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में इस नियंत्रण को हमेशा एक बड़े वर्ग से विरोध का सामना करना पड़ता है। पूंजीपति वर्ग का ये संघर्ष मुख्य रूप से इजारेदार पूंजीपतियों और राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग के बीच का संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष मुख्य रूप से व्यापारिक समुदाय और इजारेदार उद्योगपतियों के बीच है। पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में पूंजी के निर्माण के लिए खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं का व्यापार अपरिहार्य है, और नियंत्रण इस पूंजी के निर्माण में बाधाएं पैदा करता है, और इसके परिणामस्वरूप आंतरिक संघर्ष आंतरिक संकट का रूप ले लेता है। भारत एक विशाल देश है। दमन की नीति पर चलकर इस देश की 450 मिलियन जनता पर शासन करना संभव नहीं है। किसी भी साम्राज्यवादी देश के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है। अमेरिकी साम्राज्यवाद दुनिया के उन देशों के प्रति अपनी वचनबद्धता को निभाने में मृत्यु पीड़ा में लिख रहा है, जिन्हें उसने सहायता देने का आश्वासन दिया है। इस बीच अमेरिका में औद्योगिक संकट पैदा हो गया है। राष्ट्रपति जॉनसन के कथन से ही पता चलता है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी बयान के अनुसार 40 लाख लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं, 35 लाख लोग अर्ध बेरोजगार हैं, और कारखानों में भी अर्ध बेरोजगारी जारी है। इसलिए भारत सरकार लोगों के लगातार बढ़ते असंतोष को दबाने में विफल रहेगी। लोकतंत्र पर यह हमला अनिवार्य रूप से लोगों के असंतोष को संघर्षों में बदल देगा। कल के विरोध आंदोलन के स्वरूप का कुछ संकेत मद्रास के भाषा आंदोलन से मिलता है। इसलिए आने वाला युग केवल बड़े संघर्षों का युग नहीं है, बल्कि बड़ी जीतों का युग भी है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को आने वाले युग में लोगों के क्रांतिकारी संघर्षों का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, और हम जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक तभी निभा पाएंगे जब हम पार्टी संगठन को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में खड़ा कर पाएंगे। क्रांतिकारी संगठन बनाने का मुख्य आधार क्या है? कॉमरेड स्टालिन ने कहा है, क्रांतिकारी संगठन बनाने का मुख्य आधार क्रांतिकारी कैडर है। क्रांतिकारी कैडर कौन है? क्रांतिकारी कैडर वह है जो अपनी पहल पर स्थिति का विश्लेषण कर सकता है और उसके अनुसार नीतियां अपना सकता है। वह किसी की मदद का इंतजार नहीं करता।
हमारे संगठनात्मक नारे: 1. हर पार्टी सदस्य को कम से कम 5 लोगों का एक कार्यकर्ता समूह बनाना होगा। वह इस कार्यकर्ता समूह के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक शिक्षा देगा। 2. पार्टी के प्रत्येक सदस्य को ये सुनिश्चित करना होगा कि इस समूह का कोई भी व्यक्ति पुलिस के संपर्क में न आए। 3. हर कार्यकर्ता समूह की बैठकों के लिए भूमिगत स्थान होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो 1 या 2 लोगों को भूमिगत रखने के लिए आश्रय की व्यवस्था करनी होगी। 4. प्रत्येक कार्यकर्ता समूह के पास संपर्क के लिए एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। 5. गुप्त दस्तावेजों को छिपाने के लिए स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए। 6. कार्यकर्ता समूह के सदस्य को राजनीतिक शिक्षा और कार्य में विशेषज्ञ बनते ही पार्टी का सदस्य बना दिया जाना चाहिए। 7. पार्टी सदस्य बनने के बाद कार्यकर्ता समूह को उनसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहिए। इस संगठनात्मक शैली का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। ये संगठन ही भविष्य में क्रांतिकारी संगठन का दायित्व संभालेगा। राजनीतिक शिक्षा कैसी होगी? भारतीय क्रांति का मुख्य आधार कृषि क्रांति है। इसलिए राजनीतिक प्रचार अभियान का मुख्य नारा होगा कृषि क्रांति को सफल बनाना। जिस हद तक हम मजदूरों और निम्न पूंजीपतियों के बीच कृषि क्रांति के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार कर पाएंगे और उन्हें इसके बारे में शिक्षित कर पाएंगे, उतनी ही हद तक उन्हें राजनीतिक शिक्षा दी जाएगी। हर कार्यकर्ता समूह को किसानों के बीच वर्ग विश्लेषण, कृषि क्रांति के कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर चर्चा करनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद। 2. संशोधनवाद के खिलाफ लड़कर जनता की लोकतांत्रिक क्रांति को सफल बनाएं। भारतीय पार्टी में संशोधनवादी सोच लंबे समय तक घर कर गई, इसलिए हम सही क्रांतिकारी पार्टी नहीं बना पाए। आज हमारा प्राथमिक कार्य इस संशोधनवादी सोच के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़ने वाली सही क्रांतिकारी पार्टी बनाना है। एक संशोधनवादी विचारों में सबसे पहला विचार है कृषक सभा, किसानों का संगठन और ट्रेड यूनियनों को पार्टी की एकमात्र गतिविधि मानना। पार्टी के साथ ही अक्सर किसान संगठन और ट्रेड यूनियन के काम को पार्टी के राजनीतिक काम से जोड़ देते हैं। वे यह नहीं समझते कि पार्टी के राजनीतिक काम किसान संगठन और ट्रेड यूनियन के जरिए नहीं किए जा सकते। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि ट्रेड यूनियन और किसान संगठन हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई हथियारों में से एक हैं। दूसरी ओर, किसान संगठन और ट्रेड यूनियन के काम को पार्टी का एकमात्र काम मानना पार्टी को अर्थवाद के दलदल में धकेलने जैसा ही है। इस अर्थवाद के खिलाफ बिना समझौता किए, संघर्ष किए सर्वहारा क्रांति को सफल नहीं बनाया जा सकता। यही वह सबक है जो कॉमरेड लेनिन ने हमें दिया है। कुछ साथी सोचते हैं और आज भी सोच रहे हैं कि हमारा राजनीतिक कार्य मांगों पर कुछ आंदोलन शुरू करने के साथ ही समाप्त हो जाता है और वे इन आंदोलनों के माध्यम से एक भी जीत को पार्टी की राजनीतिक जीत मानते हैं। इतना ही नहीं, ये साथी पार्टी के राजनीतिक कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी को केवल इन आंदोलनों की सीमाओं तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन हम सच्चे मार्क्सवादी जानते हैं कि पार्टी की राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने का मतलब है कि पार्टी के सभी प्रचार, सभी आंदोलनों और सभी संगठनों का अंतिम उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता को मजबूती से स्थापित करना है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा शब्दों को छोड़ दिया जाए तो पार्टी अब क्रांतिकारी पार्टी नहीं रह जाती। हालांकि तब ये नाम के लिए एक क्रांतिकारी पार्टी बनी रहेगी, लेकिन वास्तव में ये पूंजीपति वर्ग की एक सुधारवादी पार्टी बनकर रह जाएगी। राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की बात करते समय कुछ लोगों का मतलब केंद्र से होता है। उन्हें लगता है कि आंदोलन की सीमाओं के धीरे धीरे विस्तार के साथ हमारा एकमात्र उद्देश्य केंद्रीय रूप से सत्ता पर कब्जा करना होगा। ये सोच न केवल गलत है, बल्कि यह सोच पार्टी के भीतर सही क्रांतिकारी सोच को नष्ट कर देती है और उसे सुधारवादी पार्टी बना देती है। 1953 में विश्व ट्रेड यूनियन कांग्रेस में चीन के परखे और सुस्थापित मार्क्सवादी नेता, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य ने दृढ़ता से कहा था कि आने वाले दिनों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की अधूरी क्रांति की रणनीति और कार्यनीति चीन के पदचिह्नों पर चलेगी। दूसरे शब्दों में, इन संघर्षों की रणनीति और कार्यनीति क्षेत्रवार सत्ता पर कब्जा करने की होगी। ऐसा केवल चीनी पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य और कॉमरेड लेनिन ने ही नहीं, बल्कि कॉमरेड लेनिन ने भी अपने लेखों में क्षेत्रवार सत्ता पर कब्जा करने का उल्लेख किया था। सबसे बढ़कर
रूस के मजदूर वर्ग ने लेनिन के निष्कर्ष का ठोस सबूत दिया जब उन्होंने 3 दिनों तक क्रोनस्टेड शहर पर कब्जा करके रखा। समाजवाद के युग में क्षेत्रवार सत्ता पर कब्जा करने के सभी तत्व हमारे ढांचे में मौजूद हैं। नागा विद्रोह इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि यह संभव है। क्षेत्रवार सत्ता पर कब्जा करने की मुख्य शर्त क्रांतिकारी ताकतों के हाथों में हथियार होना है। बिना हथियार के सत्ता पर कब्जा करने की बात सोचना एक बेकार सपना है। हमारी पार्टी के पास संघर्षों का एक बहुत लंबा इतिहास है। हमने उत्तर बंगाल के विस्तृत ग्रामीण इलाकों में किसानों और मजदूरों के आंदोलनों को नेतृत्व दिया। स्वाभाविक रूप से हमें अतीत के आंदोलनों की जांच और विश्लेषण करना होगा और उनसे सबक लेना होगा और हमें वर्तमान क्रांतिकारी युग में नए सिरे से आगे बढ़ना होगा। 1946 और 1947 में तेभागा आंदोलन की ठोस घटनाओं और अनुभवों का विश्लेषण। इस आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की संख्या लगभग 60 लाख थी। ये याद रखना चाहिए कि पूरे किसान आंदोलन में यह एक स्वर्णिम युग था। आंदोलन की व्यापकता, भावनाओं की तीव्रता, वर्ग घृणा की अभिव्यक्ति के मामले में यह आंदोलन वर्ग संघर्ष का सर्वोच्च चरण था। उस चरण को समझने में मदद के लिए मैं उस आंदोलन के कुछ मार्मिक उदाहरण दे रहा हूँ। एक दिन का कार्यक्रम। मैं उस समय आंदोलन के हित में भूमिगत रह रहा था। मैंने क्रांतिकारी आंदोलन की लहर को स्वयं देखा है। मैंने देखा है कि कैसे एक छोटे से नोट ने 10 मील दूर से एक आदमी को पागलों की तरह दौड़ा दिया। दूसरी ओर मैंने अपने पति के बगल में खड़ी एक नवविवाहिता युवा मुस्लिम महिला को भी देखा है, जिस पर वर्ग शत्रु द्वारा राक्षसी बर्बर हमला किया गया था। मैंने उस निहत्थे पति की करुण पुकार सुनी है, कॉमरेड, क्या तुम बदला नहीं ले सकते? अगले ही पल मैंने शोषितों की शोषक के प्रति तीव्र घृणा देखी है। एक जीवित व्यक्ति की निर्मम हत्या का वह भयानक दृश्य देखा है। साथियों, उपर्युक्त घटनाएं हमसे कुछ विश्लेषण की मांग करती हैं। सबसे पहले, वह ऐतिहासिक कारण क्या था जिसके परिणामस्वरूप उस समय उस आंदोलन का इतना विशाल स्वरूप वर्ग शत्रु के विरुद्ध तीव्र घृणा उत्पन्न कर सका? दूसरा, वे कौन से कारण थे जिनके कारण वह विशाल आंदोलन असफल हो गया? प्रथम, ये राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने का नारा था जिसने उस समय के आंदोलन का विशाल स्वरूप निर्मित किया, वर्ग शत्रु के विरुद्ध तीव्र घृणा उत्पन्न की। दूसरी ओर, ये वह नारा था जिसने वर्ग शत्रु को उसकी वर्ग भूमिका अपनाने के लिए विवश किया। इसकी अभिव्यक्ति हमें युवा किसान महिला के बर्बर बलात्कार तथा आंदोलन को कुचलने के लिए किए गए पाशविक हिंसक हमले में मिलती है। दूसरी ओर किसानों ने भी वर्ग शत्रु पर हमला करने में संकोच नहीं किया। इससे ये प्रश्न उठता है कि इसके बाद भी सत्ता पर कब्जा क्यों नहीं किया जा सका? ये केवल एक कारण से नहीं किया जा सका, वह ये कि उस समय के लड़ाकू लोग हथियारों के लिए केंद्र की ओर देखते थे। तब हम लेनिन द्वारा बताए गए मार्ग पर विश्वास खो बैठे। हम उन दिनों लेनिन की उस साहसिक घोषणा को स्वीकार करने में हिचकिचाई कि स्थानीय स्तर पर हथियार एकत्र करके तथा क्षेत्रवार सत्ता पर कब्जा करके क्रांति को आगे बढ़ाया जाए। परिणाम स्वरूप निहत्थे किसान हथियारों के सामने खड़े होकर प्रतिरोध नहीं कर सके। यहाँ तक कि जो लोग मौत को चुनौती देकर लड़े, उन्हें भी अंततः पीछे हटना पड़ा। उन दिनों की गलतियों से यही सबक लेना होगा कि हथियार जुटाने की जिम्मेदारी स्थानीय संगठन की है, केंद्र की नहीं। इसलिए अब से हर कार्यकर्ता समूह के सामने हथियार जुटाने का सवाल रखना होगा। दाव, चाकू, लाठी ये सब हथियार हैं और मौके पर इनकी मदद से आग्नेयास्त्र छीनने होंगे। ऊपर वर्णित घटनाएं अपने सैद्धांतिक पहलू में संशोधनवादी सोच की अभिव्यक्ति हैं। अब संगठनात्मक दृष्टि से उन गलतियों को खोजना होगा जो उस समय के विशाल आंदोलनों के सही नेतृत्व के रास्ते में रोड़ा बनी थी, ताकि वे क्रांतिकारी पार्टी में फिर से अपना घोंसला न बना सकें। पार्टी में उन सभी गलतियों को तोड़ने के लिए पार्टी को आज सबसे पहले जनसंगठनों पर अपना नेतृत्व स्थापित करना होगा, क्योंकि पार्टी के लंबे समय के इतिहास की समीक्षा से पता चलेगा कि ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों, कृषक सभा के नेताओं के बारे में संशोधनवादी सोच के परिणाम स्वरूप जनता के वास्तविक प्रतिनिधि के रूप में पार्टी चंद व्यक्तियों की पार्टी बनकर रह गई। इस सोच के कारण पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां निष्क्रिय हो गईं और सर्वहारा वर्ग भी सही क्रांतिकारी नेतृत्व से वंचित हो गया। सभी आंदोलन मांगों पर आधारित आंदोलनों के बंधनों में सीमित हो गए।
परिणामस्वरूप पार्टी सदस्य एक जीत पर उत्साहित और एक हार पर हताश हो जाते थे। दूसरे, इस संगठन के महत्व को अधिक आंकने के परिणामस्वरूप एक अन्य प्रकार की स्थानीयता पैदा होती है। कॉमरेड सोचते हैं कि अगर किसी कॉमरेड को उसके क्षेत्र से हटा दिया गया तो पार्टी को गंभीर नुकसान होगा और वे इसे व्यक्तिगत नेतृत्व की हानि के रूप में लेते हैं। इस स्थानीयता से एक अन्य प्रकार का अवसरवाद विकसित होता है। कॉमरेड सोचते हैं कि उनका क्षेत्र सबसे क्रांतिकारी है। स्वाभाविक रूप से यहाँ ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे पुलिस उत्पीड़न हो। इस दृष्टिकोण के कारण वे पूरे देश की राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण नहीं करते। परिणामस्वरूप आदेशवाद विकसित होता है और संगठनात्मक और दैनिक प्रचार कार्य प्रभावित होता है। परिणामस्वरूप जब संघर्ष का आह्वान होता है तो वे कहते हैं कि वे कोई छोटा काम नहीं करेंगे और दुस्साहस करेंगे। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है, वे कौन से तरीके हैं जो इन भटकावों से बाहर निकलने में मदद करते हैं? वे कौन से मार्क्सवादी निर्देश हैं जो एक क्रांतिकारी पार्टी के निर्माण के लिए आवश्यक कार्य बन जाते हैं? सबसे पहले, भविष्य के संगठन के सभी काम पार्टी के पूरक के रूप में करने होंगे। दूसरे शब्दों में, जनसंगठनों को पार्टी के एक मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के अंग के रूप में इस्तेमाल करना होगा। इस कारण स्वाभाविक रूप से संगठनों पर पार्टी नेतृत्व स्थापित करना होगा। दूसरे, अब से पार्टी का पूरा प्रयास नए नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करने और उनसे मिलकर अनगिनत कार्यकर्ता समूह बनाने पर खर्च करना होगा। ये याद रखना चाहिए कि संघर्षों के आने वाले दौर में जनता को अवैध मशीनरी के माध्यम से शिक्षित करना होगा। इसलिए अब से पार्टी के हर सदस्य को अवैध काम की आदत डालनी होगी। अवैध काम की आदत डालने के लिए हर कार्यकर्ता समूह के लिए अवैध पोस्ट चिपकाना एक जरूरी काम है। इस प्रक्रिया के जरिए ही वे संघर्षों के दौर में संघर्षों का नेतृत्व करने में एक साहसी कोर के रूप में काम कर पाएंगे। अन्यथा क्रांति एक तुच्छ बुर्जुआ बेकार सपने में बदल जाएगी। तीसरा, इन सक्रिय संगठनों के माध्यम से ही पार्टी जन संगठनों पर अपना नेतृत्व स्थापित कर सकेगी। इसलिए अब से हमें कार्यकर्ता समूहों के सदस्यों की मदद करनी होगी ताकि वे निर्भीक होकर जन संगठनों के नेताओं और उनके काम की आलोचना कर सकें। चौथा, जन संगठनों के काम पर पार्टी में चर्चा और निर्णय करना होगा, उसके बाद ही उसे जन संगठनों में लागू करना होगा। यहाँ ये याद रखना चाहिए कि जन संगठनों की नीतियों का पार्टी में इतने समय से गलत तरीके से पालन किया जा रहा है। पार्टी के फैसलों पर चर्चा करना लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद नहीं कहलाता। ये सोच मार्क्सवाद के अनुरूप नहीं है और इस सारी सोच से यह निष्कर्ष निकालना होगा कि पार्टी का कार्यक्रम नीचे से अपनाया जाएगा। लेकिन अगर इसे निचले स्तर से अपनाया जाता है तो सही मार्क्सवादी तरीका लागू नहीं होता। इन सभी गतिविधियों में अनिवार्य रूप से बुर्जुआ विचलन होता है। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद का मार्क्सवादी सत्य यह है कि उच्च नेतृत्व से आने वाले पार्टी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी का सर्वोच्च नेता वह होता है जिसने आंदोलनों और सैद्धांतिक बहसों के लंबे दौर के माध्यम से खुद को मार्क्सवादी के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। हमें पार्टी के फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन एक बार निर्णय हो जाने के बाद अगर कोई इसे लागू किए बिना इसकी आलोचना करता है या काम में बाधा डालता है या इसे लागू करने में हिचकिचाता है तो वह पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने के गंभीर अपराध का दोषी होगा। पार्टी लोकतंत्र को बहस करने वाले समाज के रूप में देखने के परिणामस्वरूप पार्टी के अंदर जासूसी का रास्ता खुल जाता है। स्वाभाविक रूप से पार्टी का क्रांतिकारी नेतृत्व दिवालिया हो जाता है और मजदूर वर्ग सही क्रांतिकारी नेतृत्व से वंचित हो जाता है। पार्टी के अंदर यह निम्न बुर्जुआ सोच पार्टी को विनाश की कगार पर ले जाती है और यह पार्टी के अंदर निम्न बुर्जुआ सोच की अभिव्यक्ति है। उनका आरामदायक जीवन और अनुशासनहीन आलोचना का रवैया पार्टी को महज बहस करने वाले समाज में बदल देता है। ये सोच सर्वहारा वर्ग की पार्टी के निर्माण के मार्ग में बाधा बन जाती है, लोहे की तरह मजबूत। पांचवें, निम्न पूंजीपति वर्ग का अनुशासनहीन जीवन उन्हें अनुशासनहीन आलोचना की ओर आकर्षित करता है, यानी वे संगठन की सीमाओं के भीतर आलोचना नहीं करना चाहते। इस विचलन से छुटकारा पाने के लिए हमें आलोचना के बारे में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के प्रति सचेत रहना चाहिए। मार्क्सवादी आलोचना की विशेषताएं हैं।
1. आलोचना पार्टी संगठन के भीतर यानी पार्टी की बैठक में की जानी चाहिए। 2. आलोचना का उद्देश्य रचनात्मक होना चाहिए, यानी आलोचना का उद्देश्य सिद्धांतों और संगठन की दृष्टि से पार्टी को आगे बढ़ाना है और हमें हमेशा इस बात के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि पार्टी के भीतर कोई सिद्धांतहीन आलोचना न हो। आइए कॉमरेड, वर्तमान क्रांतिकारी युग में संशोधनवाद के खिलाफ बिना किसी समझौते के लड़कर हम जनता की जनवादी क्रांति को पूरा करें। इनकलाब जिंदाबाद। 3. भारत में स्वतःस्फूर्त क्रांतिकारी विस्फोट का स्रोत क्या है? साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में 2 घटनाएं घटित हुईं। एक ओर जहां तथाकथित फांसीवादी शक्तियों की पराजय का नंगा रूप लोगों के सामने उजागर हुआ, वहीं दूसरी ओर कॉमरेड स्टालिन के नेतृत्व में विश्व समाजवादी राज्य व्यवस्था ने लोगों के मन में विश्वास पैदा किया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व में स्वतःस्फूर्त क्रांतिकारी विस्फोट देखा गया। सबसे बढ़कर 1949 में चीनी क्रांति की सफलता ने बिना युद्ध के ही इस स्वतःस्फूर्त विस्फोट के बीच एक नया क्रांतिकारी ज्वार पैदा कर दिया, जिसके बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कभी सही आकलन नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप इस महान क्रांति द्वारा संपूर्ण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लाए गए क्रांतिकारी परिवर्तन पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। इसलिए हम इस साहसिक क्रांतिकारी नारे 650 मिलियन क्रांतिकारी लोगों के आह्वान, देखो हम अपने आप ही समाजवाद के मार्ग पर चल पड़े हैं। नहीं, अमेरिकी साम्राज्यवाद भी हमारी अदम्य क्रांतिकारी धारा की प्रचंड गति को रोकने में विफल रहा। लेकिन संघर्षशील लोगों ने गलती नहीं की। वह क्रांतिकारी चिंगारी वियतनाम, क्यूबा, पूरे लैटिन अमेरिका के हर देश में फैल गई। भारत की जनता ने उस आह्वान का जवाब दिया। हमने 1949 की स्वतःस्फूर्त लोकतांत्रिक क्रांति में इसकी अभिव्यक्ति देखी, जिसे हमने समाजवादी क्रांति की संकीर्ण सीमाओं में सीमित करने की कोशिश में धुंधला कर दिया। इतना ही नहीं, इस स्वतःस्फूर्त आंदोलन के स्रोत, महान चीनी क्रांति और उसके महान नेता कॉमरेड माओ त्से-तुंग की खुली आलोचना करके पूरी चीनी क्रांति के महत्व को नकारने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि बाद में इस चीनी क्रांति को नकारने के परिणामस्वरूप पार्टी के भीतर यह नारा बुलंद हुआ कि क्रांति चीनी रास्ते से नहीं, बल्कि सच्चे भारतीय रास्ते से ही हासिल होगी। और यहीं से आज के संशोधनवाद का जन्म हुआ। उस समय के उस वामपंथी संकीर्णतावाद के कारण ही हम उस आंदोलन को सही रास्ते पर नहीं ले जा सके। लेकिन नहीं साथियों, 1949 के उस क्रांतिकारी आंदोलन की लहर को समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि कोई भी साम्राज्यवाद चीनी क्रांति को, पेकिंग शहर की आशा के लाल झंडे को मिटा नहीं सका। हमने 1951 में कोरियाई युद्ध के दौरान फिर से उस क्षीण होते आंदोलन को एक विशाल ज्वार में बदलते देखा। इसका पूर्ण रूप हमने स्वतःस्फूर्त बैठकों, जुलूसों, चीन और कोरिया द्वारा एकजुट होकर किए गए जवाबी हमले का स्वागत करते हुए देखा। इसका वस्तुगत रूप हमने 1951 के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी की महान जीत में देखा, और इसका लड़ाकू रूप हमने 1953-54 में लड़ाकू जनता द्वारा स्वतःस्फूर्त रूप से खड़ी की गई बाड़ों में देखा था। हम समझ नहीं पाए, लेकिन पूंजीपति वर्ग समझ सकता था। संघर्षशील जनता के स्वरूप को पहचान सकता था, उसका मार्ग जान सकता था। उसे एहसास हो गया कि इस महान क्रांति को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए लोगों को धोखा देने के लिए उसने समाजवादी राज्य की ओर, महान चीनी क्रांति की ओर अपना रुख मोड़ लिया। इसीलिए उसने पंचशील बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया। पतनशील साम्राज्यवाद को भी यह एहसास हो गया कि पुराने तरीके से काम चलाना संभव नहीं है। इसलिए उसने नया रूप लिया, डॉलर उपहार में देकर शोषण का नया तरीका अपनाया। नव उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। जब साम्राज्यवाद और दुनिया के सभी प्रतिक्रियावादी खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता तलाश रहे थे, तब 1956 में देशद्रोही क्रुश्चोव की संशोधनवादी नीति उनके सामने नई उम्मीद की किरण लेकर आई। भारत की प्रतिक्रियावादी सरकार ने क्रुश्चोव के स्वतंत्र पूंजीवादी रास्ते के बारे में भ्रम पैदा करने का एक तरीका खोज लिया। लेकिन प्रतिक्रियावादी सरकार जानती थी कि यह अव्यावहारिक है, भ्रामक है। इसीलिए भारत के पूंजीपति वर्ग की प्रतिक्रियावादी सरकार ने 1958 में अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ एक गुप्त समझौता किया। इसीलिए 1959 में जब एक तरफ केरल में संविधान को निलंबित करके लोकतंत्र पर हमला किया गया,
तो दूसरी तरफ स्वतःस्फूर्त आंदोलन के स्रोत महान चीनी जनवादी गणराज्य के खिलाफ बदनामी भी शुरू कर दी। इसने तिब्बत के साम्राज्यवादी एजेंट दलाई लामा को शरण दी। लेकिन जब इसके बावजूद लोग स्वतःस्फूर्त संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े तो पूंजीपतियों ने बिना किसी देरी के 80 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह समाजवाद में शांतिपूर्ण संक्रमण की आखिरी संभावना भी खत्म हो गई। लेकिन नहीं साथियों, तब भी जनता सरकार की ताकत के आगे नहीं झुकी। 1960 की स्वतःस्फूर्त हड़ताल पूरे भारत में बड़े पैमाने पर फैल गई, क्योंकि चीनी क्रांति की रोशनी इस ताकत से 100 गुना, 1000 गुना शक्तिशाली ताकत का वाहक उन्हें रास्ता दिखा रहा है। इसीलिए साथियों, कम्युनिस्ट पार्टी के बिना भी जनता संघर्ष के रास्ते पर चल पड़ी। इस स्वतःस्फूर्त संघर्ष के संघर्षशील लोग जब हथियारों से पराजित होकर और भी कठिन संघर्ष की बात सोच रहे थे, तब 1962 की वैकल्पिक सरकार का नारा उनके मन में क्रांतिकारी उत्साह पैदा नहीं कर सका, क्योंकि वे इस सवाल का जवाब चाहते थे कि अगर बंगाल में केरल की घटना दोहराई गई तो क्या होगा। हम इस सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। हम उस समय ये सही और साहसिक नारा नहीं दे पाए, अगर बंगाल में केरल की घटना दोहराई गई तो सरकार को उखाड़ फेंकने का एकमात्र तरीका सशस्त्र संघर्ष ही होगा। लेकिन पूंजीपति वर्ग ने जुझारू जनता की छवि को पहचानने में कोई गलती नहीं की। इसीलिए 1962 में घबराई हुई भारतीय सरकार ने लड़ाकू जनता के संघर्ष के स्रोत पर हमला किया। उसने महान चीनी लोकतंत्र पर हमला किया। लेकिन 2 घटनाएं ऐसी हुईं जिनके परिणामस्वरूप पूंजीपति वर्ग ने खुद ही अपनी कब्र खोद ली। पहली, पूंजीपति वर्ग की सशस्त्र सेनाओं की हार के कारण इस सरकार की कमजोरी का नंगा रूप लड़ाकू जनता के सामने दिन के उजाले की तरह साफ हो गया। लड़ाकू जनता को संघर्ष की नई रोशनी मिली। दूसरी, भारतीय क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की एकतरफा वापसी के कारण विकृत राष्ट्रवाद का जहरीला प्रभाव किसानों को छू नहीं सका। पूंजीपति वर्ग घबरा गया, उसने कम्युनिस्टों को जेल में डाल दिया। लेकिन ये स्वतःस्फूर्त संघर्ष को रोक नहीं सका। बंबई में काम बंद हो गया। दमदम दवाई शुरू की गई। इस भयावह स्थिति से बाहर निकलने के लिए पूंजीपति वर्ग ने कम्युनिस्टों को रिहा कर दिया और उनके आंतरिक संघर्षों का उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन साम्राज्यवाद के दौड़ते कुत्ते डांगे के कुख्यात पत्र ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एक नई क्रांतिकारी पार्टी बनी, क्रुश्चोव सत्ता से गिर गया। विश्व संशोधनवाद को एक भयानक झटका लगा। जिस स्तंभ पर भरोसा करके पूंजीपति वर्ग ने चीन के खिलाफ हमले शुरू किए थे, वह वियतनाम में हिलने लगा। पूंजीपति वर्ग ने खतरे को देखा और पाया कि वे दीवार से पीठ सटाए हुए हैं और पीछे हटने में असमर्थ हैं। इसलिए उन्होंने हमला किया, 2000 कम्युनिस्टों को कैद कर लिया। लेकिन केरल में लड़ाकू जनता ने अपना फैसला सुनाया। सरकार ने स्वतःस्फूर्त आंदोलन का विस्फोट देखा। इसने लोकतंत्र का आखिरी मुखौटा भी उतार फेंका। लेकिन नहीं, सैकड़ों हजारों कम्युनिस्टों को जेल में डालकर और दमन के 1000 तरीके अपनाकर भी इस स्वतःस्फूर्त आंदोलन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि चीनी क्रांति को नष्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी तूफानी हवा उस क्रांति की रोशनी को बुझा नहीं सकती। पागल पूंजीपति वर्ग ये जानता है, इसलिए उसने अपनी कमजोरियों का बखान करना शुरू कर दिया है। वह सेना के भीतर संगठन बनने की कल्पना करके काम रहा है। उसे तेलंगाना का भूत दिखाई देने लगा है। हाँ साथियों, आज हमें जनता के सामने निर्भीक होकर यह कहना होगा कि क्षेत्रवार सत्ता पर कब्जा करना ही हमारा रास्ता है। हमें पूंजीपति वर्ग की कमजोरियों पर सबसे ज्यादा प्रहार करके उसे डराना होगा। हमें जनता के सामने निर्भीक होकर यह कहना होगा कि देखिए, गरीब पिछड़े चीन ने 16 साल के भीतर समाजवादी ढांचे की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत और ठोस बना लिया है। दूसरी तरफ हमें इस देशद्रोही सरकार का पर्दाफाश करना होगा जिसने 17 साल के भीतर भारत को साम्राज्यवादी शोषण का खेल का मैदान बना दिया है। इसने पूरे भारतीय लोगों को विदेशियों के सामने भिखारियों का देश बना दिया है। आओ साथियों, सभी मेहनतकश लोग एकजुट होकर कृषि क्रांति के कार्यक्रम के आधार पर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में इस सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष की तैयारी करें। दूसरी तरफ किसान विद्रोह के जरिए आज़ाद किसान इलाकों का निर्माण करके नए जनवादी भारत की नींव रखें। आइए हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर गर्जना करें। मजदूरों,
किसानों और मेहनतकश जनता की एकता अमर रहे। भारत का आत्म सशस्त्र संघर्ष अमर रहे। 4. आधुनिक संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखें। हमें संशोधनवाद के खिलाफ रोजाना संघर्ष जारी रखना होगा, क्षेत्रवार सत्ता पर कब्जा करने की रणनीति अपनानी होगी। पार्टी के अंदर कुछ संशोधनवादी विचार मजबूती से जड़ जमाए हुए हैं। हमें उनके खिलाफ संघर्ष जारी रखना होगा। हम यहाँ कुछ सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। एक, संशोधनवाद के विरुद्ध संघर्ष में आज जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है वह है भारत के प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग को सोवियत नेतृत्व द्वारा दिया गया पूर्ण समर्थन। उन्होंने घोषणा की है कि वे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को 600 करोड़ रुपए की सहायता देंगे। यह विचार कि सोवियत सहायता भारत की स्वतंत्रता को मजबूत कर रही है बहुत गलत है, क्योंकि इसके पीछे कोई वर्ग विश्लेषण नहीं है। हमें इस समर्थन के विरुद्ध अपने विचार लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखने होंगे। यदि भारत की सरकार को समर्थन दिया जाता है जो साम्राज्यवाद और सामंतवाद के साथ सहयोग के मार्ग पर चल रही है, तो ये प्रतिक्रियावादी वर्ग ही मजबूत होता है। इसलिए सोवियत सहायता भारत के लोकतांत्रिक आंदोलन को मजबूत नहीं कर रही है, बल्कि अमेरिका के नेतृत्व वाले साम्राज्यवाद और सोवियत के साथ सहयोग में प्रतिक्रियावादी ताकतों की ताकत बढ़ा रही है। यह आधुनिक संशोधनवाद का सोवियत अमेरिकी सहयोग है जिसे हम भारत में देख रहे हैं, भविष्य में लोगों के मुक्ति संघर्षों के विरुद्ध एक शैतानी सहयोग। भारत में अपने अनुभव से हम देख रहे हैं कि सोवियत सहायता से सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित हुए बड़े उद्योगों के उत्पादन पर बड़े एकाधिकारियों का प्रभुत्व है। इसलिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के माध्यम से एकाधिकार नियोक्ताओं की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा। यह एकाधिकार नियोक्ता ही है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन को नियंत्रित कर रहे हैं। स्टील और पेट्रोलियम दोनों मामलों में हमारा अनुभव एक जैसा है। 2. आज हमारे लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया है वह है बुर्जुआ राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद अत्यंत संकीर्ण है और संकीर्ण राष्ट्रवाद ही आज शासक वर्ग का सबसे बड़ा हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल वे न केवल चीन के मामले में कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान आदि जैसे किसी भी प्रश्न पर कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और अन्य नारे लगाकर वे इजारेदार पूंजी के शोषण को बनाए रखना चाहते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि भारत की एकता की भावना साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के परिणामस्वरूप पैदा हुई है। जैसे जैसे भारत सरकार साम्राज्यवाद के साथ समझौता करती जा रही है, एकता की उस भावना को जड़ से खत्म किया जा रहा है। वर्तमान शासक वर्ग द्वारा दिए जा रहे एकता के नारे के मूल में केवल एक ही लक्ष्य है और वह है इजारेदार पूंजी द्वारा शोषण के लिए एकता। इसलिए एकता का ये नारा प्रतिक्रियावादी है और मार्क्सवादियों को इस नारे का विरोध करना चाहिए। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है का नारा शासक वर्ग द्वारा लूट के हित में दिया गया है। कोई भी मार्क्सवादी इस नारे का समर्थन नहीं कर सकता। प्रत्येक राष्ट्रीयता के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार करना मार्क्सवादियों का आवश्यक कर्तव्य है। कश्मीर, नागा आदि के प्रश्नों पर मार्क्सवादियों को सेनानियों के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करना चाहिए। साम्राज्यवाद, सामंतवाद और बड़े इजारेदारों की इस भारत सरकार के विरुद्ध संघर्ष के दौरान ही एक नई एकता की चेतना आएगी और तब भारत को एक रखना क्रांति के हित में होगा। वह एकता एक दृढ़ एकता होगी। राष्ट्रीयता की ऐसी चेतना से दक्षिण भारत में हिंदी थोपे जाने के विरुद्ध संघर्ष हुए हैं और इस वर्ष 1965 में 60 लोगों की जान गई है। इसलिए यदि इस संघर्ष का महत्व कम किया गया तो मजदूर वर्ग व्यापक जनता के संघर्षों से खुद को अलग कर लेगा। मजदूर वर्ग के हित में यह है कि इन राष्ट्रीयताओं के विकास के प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए। 3. किसान आंदोलन में वर्ग विश्लेषण स्थापित करना। क्रांति के वर्तमान चरण में पूरा किसान वर्ग मजदूर वर्ग का सहयोगी है और यह किसान वर्ग भारत की जनवादी क्रांति की सबसे बड़ी ताकत है और इसी बात को ध्यान में रखकर हमें किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन सभी किसान एक ही वर्ग के नहीं होते। किसानों में मुख्य रूप से 4 वर्ग होते हैं: अमीर, मध्यम, गरीब और भूमिहीन और ग्रामीण कारीगर वर्ग होता है। उनकी क्रांतिकारी चेतना और परिस्थितियों के अनुसार काम करने की क्षमता में अंतर होता है। इसलिए मार्क्सवादियों को हमेशा पूरे किसान आंदोलन पर गरीब और भूमिहीन किसानों का नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए।
किसानों के वर्ग का विश्लेषण करते समय अक्सर जो गलती की जाती है वह है भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसका निर्धारण करना। यह एक खतरनाक गलती है। इसका विश्लेषण उनकी कमाई और जीवन स्तर के आधार पर किया जाना चाहिए। किसान आंदोलन उस हद तक उग्र हो जाएगा जब तक हम पूरे किसान आंदोलन पर गरीब और भूमिहीन किसानों का नेतृत्व स्थापित नहीं कर देते। ये याद रखना चाहिए कि व्यापक कृषक वर्ग के समर्थन के आधार पर जो भी लड़ाई की रणनीति अपनाई जाती है वह किसी भी मायने में दुस्साहसवाद नहीं हो सकती। ये याद रखना चाहिए कि इन सभी वर्षों में गैर किसानों के समर्थन पर आधारित होकर हमने किसान आंदोलन की संकीर्णता को देखा है, और जब भी दमन आया हमने सोचा कि कुछ दुस्साहस हुआ होगा। ये याद रखना चाहिए कि बुनियादी मांगों पर किसानों का कोई भी आंदोलन शांतिपूर्ण रास्ते पर नहीं चलेगा। किसान संगठन के वर्ग विश्लेषण और गरीब और भूमिहीन किसानों के नेतृत्व को स्थापित करने के लिए किसानों को स्पष्ट शब्दों में बताया जाना चाहिए कि उनकी कोई भी बुनियादी समस्या इस प्रतिक्रियावादी सरकार के किसी भी कानून की मदद से हल नहीं हो सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी कानूनी आंदोलन का लाभ नहीं उठाएंगे। खुले किसान संगठनों का काम मुख्य रूप से कानूनी लाभ प्राप्त करने और कानूनी परिवर्तनों के लिए आंदोलन आयोजित करना होगा। इसलिए किसान जनता के बीच पार्टी का सबसे जरूरी और मुख्य काम पार्टी समूह बनाना और कृषि क्रांति के कार्यक्रम और क्षेत्रवार सत्ता पर कब्जा करने की रणनीति को समझाना होगा। इस कार्यक्रम के जरिए गरीब और भूमिहीन किसानों को किसान आंदोलन के नेतृत्व में स्थापित किया जाएगा। 1959 से भारत के प्रत्येक लोकतांत्रिक आंदोलन पर सरकार लगातार हिंसक हमले कर रही है। हमने इन हिंसक हमलों के विरुद्ध किसी सक्रिय प्रतिरोध आंदोलन को नेतृत्व नहीं दिया। हमने इन हमलों के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध का आह्वान किया, जैसे खाद्य आंदोलन के पश्चात शोक जुलूस आदि। हमें कॉमरेड माओ त्से-तुंग की शिक्षा को याद रखना होगा, दमन के विरुद्ध केवल निष्क्रिय प्रतिरोध ही जनता की लड़ाकू एकता में दरार डालता है तथा सदैव आत्मसमर्पण के मार्ग पर ले जाता है। अतः वर्तमान युग में किसी भी जन आंदोलन के दौरान सक्रिय प्रतिरोध आंदोलन का आयोजन करना होगा। किसी भी जन आंदोलन से पहले सक्रिय प्रतिरोध का कार्यक्रम एक परम आवश्यकता बन गया है। इस कार्यक्रम के बिना आज कोई भी जन आंदोलन आयोजित करने का अर्थ है जनता को निराशा में डुबाना। 1959 के निष्क्रिय प्रतिरोध के परिणामस्वरूप 1960-61 में कलकत्ता में खाद्यान्न की मांग पर कोई भी जन रैली आयोजित करना संभव नहीं था। सक्रिय प्रतिरोध का ये संगठन जनता के मन में एक नया आत्मविश्वास जगाएगा तथा संघर्ष की लहर उठेगी। सक्रिय प्रतिरोध से हमारा क्या अभिप्राय है? पहला, कार्यकर्ताओं का संरक्षण। कार्यकर्ताओं के इस संरक्षण के लिए उचित आश्रय और संचार व्यवस्था आवश्यक है। दूसरा, आम लोगों को प्रतिरोध की तकनीक सिखाना, जैसे गोलीबारी के सामने लेट जाना या किसी मजबूत अवरोधक की सहायता लेना, बैरिकेड बनाना आदि। तीसरा, सक्रिय कार्यकर्ताओं के समूहों की सहायता से हर हमले का बदला लेने का प्रयास, जिसे कॉमरेड माओ त्से-तुंग ने जैसे को तैसा संघर्ष के रूप में वर्णित किया है। आरंभिक चरण में उनके हमलों के अनुपात में हम केवल कुछ हमलों का बदला ले पाएंगे, लेकिन अगर एक मामले में थोड़ी भी सफलता मिली तो व्यापक प्रचार से जनता में नया उत्साह पैदा होगा। ये सक्रिय प्रतिरोध संघर्ष शहरों और देहातों में हर जगह संभव है। अमेरिका के नीग्रो प्रतिरोध आंदोलन में इस सत्य की परीक्षा हो चुकी है। 5 पार्टी में भूमिगत संगठन के बारे में कोई स्पष्ट विचार नहीं है। कुछ नेताओं के भूमिगत रहने से गुप्त संगठन नहीं बनता। इसके विपरीत इन नेताओं को पार्टी की कतारों से अलग थलग पर जाने का खतरा रहता है। अगर पार्टी के नेता भूमिगत होकर खुले जन संगठनों के नेता के रूप में काम करेंगे तो उन्हें अवश्य ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए भूमिगत नेतृत्व को गुप्त पार्टी बनाने के काम को आगे बढ़ाना होगा। इसलिए यह कोई तथ्य नहीं है कि गुप्त पार्टी बनाने का काम केवल भूमिगत नेताओं का है। हर पार्टी सदस्य को गुप्त संगठन के लिए काम करना चाहिए और उन नई पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पार्टी का जनता से संपर्क स्थापित होगा। तभी भूमिगत नेता के रूप में काम कर पाएंगे। इसलिए इस दौर में पार्टी के सामने मुख्य आह्वान है हर पार्टी सदस्य को पार्टी कार्यकर्ता समूह बनाना होगा। इन कार्यकर्ता समूहों को क्रांतिकारी राजनीति से उत्साहित करना होगा।
कार्यकर्ता समूह बनाने का ये काम सभी मोर्चों के सभी पार्टी सदस्यों का मुख्य काम होगा। हम इन कार्यकर्ताओं को कितनी जल्दी पार्टी की सदस्यता दिला सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ये कार्यकर्ता कितने नए कार्यकर्ता जुटा पाते हैं। तभी हम पुलिस की नज़रों से अनजान बड़ी संख्या में पार्टी कैडर जुटा पाएंगे और भूमिगत नेताओं को पार्टी के रैंकों से संपर्क बनाए रखने में आने वाली सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। राजनीतिक और सांगठनिक मामलों और जनसंगठनों आदि के बारे में हमारे बीच कुछ संशोधनवादी विचारों की ओर यहाँ इशारा किया गया है। आज पार्टी सदस्यों को हर जनांदोलन के बारे में नए सिरे से सोचना होगा। हमारे आंदोलन की शैली में, हमारी सांगठनिक सोच में, दूसरे शब्दों में हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में संशोधनवाद ने अपना घोंसला बना लिया है। जब तक हम इसे जड़ से उखाड़ नहीं सकते, नई क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण नहीं हो सकता। भारत की क्रांतिकारी संभावनाएं बाधित रहेंगी। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। 5 वर्ष 1965 किस संभावना की ओर संकेत कर रहा है? कुछ साथी ऐसे भी हैं जो सशस्त्र संघर्ष का नाम सुनते ही डर जाते हैं और दुस्साहसवाद का भूत देखते रहते हैं। वे सोचते हैं कि क्रांतिकारी पार्टी बनाने का काम कार्यक्रम को अपनाने के साथ ही समाप्त हो गया है। दूसरे शब्दों में, पार्टी की 7वीं कांग्रेस में रणनीतिक दस्तावेजों को अपनाने के साथ ही पार्टी कांग्रेस में अपनाए गए आंदोलनों पर कुछ प्रस्तावों से ही वे इस नतीजे पर पहुंच गए हैं मानो क्रांति की वर्तमान अवस्था और वर्ग संरचना के अलावा वर्तमान युग की रणनीति भी 7वीं कांग्रेस में तय हो गई हो। उनकी बातों से ऐसा लगता है मानो शांतिपूर्ण जनांदोलन ही वर्तमान युग के संघर्ष की मुख्य रणनीति है। हालांकि वे समाजवाद में शांतिपूर्ण संक्रमण की क्रुश्चोव की रणनीति को खुलकर नहीं बताते हैं, लेकिन वे जो कहना चाहते हैं वह लगभग वही है। वे कहना चाहते हैं कि निकट भविष्य में भारत में क्रांति की कोई संभावना नहीं है, इसलिए फिलहाल हमें शांतिपूर्ण रास्ते पर चलना होगा। संशोधनवाद के खिलाफ विश्वव्यापी संघर्ष के युग में वे संशोधनवादी निर्णयों को खुलकर नहीं बता सकते, लेकिन वे सशस्त्र संघर्ष की बात करने वाले किसी भी व्यक्ति को दुस्साहसी और पुलिस जासूस कहकर गाली दे रहे हैं। फिर भी यदि हम कश्मीर के जन आंदोलन को छोड़ दें तो सरकार ने पिछले 8 महीनों में कम से कम 300 लोगों की हत्या की है। कैदियों की संख्या कई हजार हो गई है और एक के बाद एक राज्यों में जन आंदोलन हुए हैं। हम इन आंदोलनकारियों के सामने क्या कार्यक्रम रख रहे हैं? कुछ भी नहीं। दूसरी ओर हम सपना देख रहे हैं, हमारे नेतृत्व में संगठित शांतिपूर्ण जन आंदोलन पनपेंगे। यह अपने आप में संशोधनवाद का एक बेशर्म उदाहरण है। हम अभी भी यह समझने में असमर्थ हैं कि वर्तमान युग में हम शांतिपूर्ण जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि शासक वर्ग हमें ऐसा अवसर नहीं देगा और नहीं दे रहा है। हमें ट्राम किराया प्रतिरोध आंदोलन से यही सबक लेना चाहिए था, लेकिन हम वह सबक नहीं ले रहे हैं। हम सत्याग्रह आंदोलन संगठित करने के लिए उत्सुक हो गए हैं। हम यह नहीं समझ रहे हैं कि वर्तमान युग में ये सत्याग्रह आंदोलन विफल होने के लिए बाध्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि सत्याग्रह आंदोलन आज पूरी तरह से पुराने हो गए हैं। सभी प्रकार के आंदोलन हर युग में चलते रहने चाहिए, लेकिन मुख्य आंदोलन का स्वरूप शासक वर्ग पर निर्भर करता है। हमारे युग की वर्तमान विशेषता यह है कि सरकार हर आंदोलन का मुकाबला हिंसक हमलों से कर रही है। इसलिए लोगों के लिए सशस्त्र प्रतिरोध आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में सामने आया है। इसलिए जन आंदोलनों के हित में मजदूर वर्ग, लड़ाकू किसानों और हर लड़ाकू लोगों से आह्वान किया जाना चाहिए। 1 हथियार उठाओ, 2 टकराव के लिए सशस्त्र इकाइयां बनाओ, 3 हर सशस्त्र इकाई को राजनीतिक रूप से शिक्षित करो। यह आह्वान न करने का मतलब है बिना किसी विचार के निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतारना। शासक वर्ग यही चाहता है, क्योंकि इस तरह वे लड़ाकू लोगों की मन की ताकत को तोड़ सकते हैं। आज उत्तेजित जनता रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों आदि पर हमला कर रही है। असंख्य आंदोलन सरकारी भवनों, बसों, ट्रामों और रेलगाड़ियों पर भड़क रहे हैं। यह मशीनों के खिलाफ लुडाइट्स के आंदोलन जैसा है। क्रांतिकारियों को सचेत नेतृत्व देना होगा। घृणास्पद नौकरशाहों, पुलिस कर्मचारियों, सैन्य अधिकारियों के खिलाफ हड़ताल करनी होगी। लोगों को सिखाया जाना चाहिए, दमन पुलिस थानों द्वारा नहीं, बल्कि पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। हमले सरकारी इमारतों या परिवहन द्वारा नहीं,
बल्कि सरकार की दमनकारी मशीनरी के लोगों द्वारा निर्देशित होते हैं, और इन लोगों के खिलाफ हमारे हमले निर्देशित होते हैं। मजदूर वर्ग और क्रांतिकारी जनता को सिखाया जाना चाहिए कि उन्हें केवल हमला करने के लिए हमला नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस पर हमला करना है उसे खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर वे केवल हमला करेंगे तो प्रतिक्रियावादी तंत्र बदला लेगा, लेकिन अगर वे नष्ट कर देंगे तो सरकार की दमनकारी मशीनरी के सभी लोग घबरा जाएंगे। हमें कॉमरेड माओ की शिक्षा को याद रखना चाहिए। माओ त्से तुंग की, दुश्मन का शस्त्रागार हमारा शस्त्रागार है। उस शस्त्रागार को बनाने के लिए मजदूर वर्ग को आगे आना चाहिए। उसे गांवों में किसानों को नेतृत्व देना चाहिए, और वही सशस्त्र इकाइयां भविष्य में गुरिल्ला बलों में बदल जाएंगी। अगर इन सशस्त्र इकाइयों को भी राजनीतिक शिक्षा दी जाए तो वे खुद ही देहात में संघर्षों के लिए आधार क्षेत्र बना सकती हैं। केवल इसी तरीके से हम लोगों की लोकतांत्रिक क्रांति को सफल बना सकते हैं। मजदूर वर्ग और क्रांतिकारी वर्गों के बीच इन लड़ाकू इकाइयों का निर्माण करके हम उस क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर सकेंगे जो क्रांतिकारी मार्क्सवाद लेनिनवाद पर मजबूती से खड़ी हो सके और आने वाले युग की जिम्मेदारी निभा सके। सरकार लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में विफल हो रही है, इसलिए लोग उत्तेजित हो गए हैं। इसलिए यह भारत के प्रतिक्रियावादी पूंजीपति वर्ग के हित में है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। इस युद्ध के पीछे विश्व युद्ध की अमेरिकी साम्राज्यवादी योजना भी काम कर रही है। पाकिस्तान पर हमला करके शासक वर्ग फिर से बुर्जुआ राष्ट्रवाद की लहर पैदा करना चाहता है, लेकिन इस बार ये दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है कि भारत ही हमलावर है। इसलिए भारतीय सेना की हार के परिणामस्वरूप जनता के बीच सरकार विरोधी संघर्ष तेजी से बढ़ेगा। इसलिए मार्क्सवादी आज चाहते हैं कि आक्रामक भारतीय सेना को हराया जाए। यह हार नए जन आंदोलन पैदा करेगी। केवल ये कामना नहीं कि वे हार जाएं, साथ ही मार्क्सवादियों को ये प्रयास भी करना चाहिए कि यह हार आसन हो। भारत के हर प्रांत में कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन की तर्ज पर आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। भारत का शासक वर्ग साम्राज्यवादी रणनीति से अपने संकट को हल करने की कोशिश कर रहा है। साम्राज्यवादी युद्ध को हल करने के लिए हमें लेनिन द्वारा निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। साम्राज्यवादी युद्ध को गृहयुद्ध में बदल दो, हमें इस नारे का महत्व समझना चाहिए। अगर हम इस सच्चाई को समझ सके कि भारतीय क्रांति अनिवार्य रूप से गृहयुद्ध का रूप लेगी, तो क्षेत्रवार सत्ता पर कब्जा करने की रणनीति ही एकमात्र रणनीति हो सकती है। चीन की सत्ता पर कब्जा करने की रणनीति ही एकमात्र रणनीति है। जो रणनीति चीन के महान नेता कॉमरेड माओ त्से तुंग ने अपनाई थी, वही रणनीति भारतीय मार्क्सवादियों को भी अपनानी चाहिए। इस वर्ष के अनुभव से किसानों ने देखा है कि सरकार ने गरीब किसानों को भोजन उपलब्ध कराने की कोई जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि इसके विपरीत जैसे ही किसान किसी आंदोलन की राह पर चले, सरकार की दमनकारी मशीनरी खुल गई। इसके अलावा पाकिस्तान पर हमला करके किसानों पर और अधिक बोझ डाल दिया गया। इसलिए गरीब किसानों को अगले वर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वे खेत में फसल से वंचित रहे तो अगले वर्ष उन्हें भूख से मरना पड़ेगा। इसलिए अभी से तैयारी करो। फसलों को बचाने के लिए संघर्ष कैसे किया जा सकता है? एक, प्रत्येक गांव में सशस्त्र सेना का गठन करो। 2, ऐसी व्यवस्था करो कि ये सेनाएं अधिक से अधिक हथियार एकत्र कर सके और हथियारों को रखने के लिए गुप्त स्थान तय करो। 3, फसलों को छिपाने के लिए स्थान तय करो। हमारे पुराने दिनों में हमने फसलों को छिपाने का कोई स्थायी प्रबंध नहीं किया था, इसलिए अधिकांश फसलें या तो नष्ट हो जाती थीं या दुश्मन के हाथों में चली जाती थीं। इसलिए फसलों को छिपाने के लिए स्थायी प्रबंध किया जाना चाहिए। उन्हें कहाँ छिपाया जा सकता है? दुनिया के हर देश में जहाँ भी किसान लड़ता है, वहाँ फसल को छिपाना पड़ता है। किसान के लिए फसल छिपाने की एकमात्र जगह जमीन के नीचे ही हो सकती है। हर इलाके में हर किसान को जमीन के नीचे फसल छिपाने की जगह बनानी होगी, अन्यथा किसी भी तरह से दुश्मन से फसल को नहीं बचाया जा सकता। 4, सशस्त्र टुकड़ियों के अलावा पहरा देने, संचार और अन्य कामों को बनाए रखने के लिए किसानों की छोटी छोटी टोलियां बनानी चाहिए। 5, हर इकाई को राजनीतिक शिक्षा देनी होगी और राजनीतिक प्रचार जरूर करना चाहिए।
ये याद रखना चाहिए कि राजनीतिक प्रचार अभियान ही इस संघर्ष को और व्यापक बना सकता है और किसान की लड़ाकू भावना को मजबूत कर सकता है। कटाई के लिए अब 2-3 महीने बचे हैं। इस अवधि के भीतर किसान इलाकों में पार्टी इकाइयों को इस काम को जारी रखने के लिए राजनीतिक और सांगठनिक तैयारियां करनी चाहिए और गुप्त काम की रणनीति की अच्छी समझ हासिल करनी चाहिए। 6. आज का मुख्य कार्य संशोधनवाद के विरुद्ध अधिक संघर्ष के माध्यम से सच्ची क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण करने का संघर्ष है। पार्टी नेताओं ने लंबी कैद के बाद पार्टी कांग्रेस के बाद पहली बार पूर्ण केंद्रीय समिति की बैठक की। संशोधनवाद के खिलाफ संघर्षों के जरिए बनी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक वैचारिक प्रस्ताव पारित किया और 2 टूक शब्दों में कहा कि महान चीनी पार्टी द्वारा भारत सरकार के खिलाफ की गई सभी आलोचनाएं गलत हैं। साथ ही उन्होंने प्रस्ताव में कहा है कि सोवियत संशोधनवादी नेतृत्व की आलोचना अभी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने पर समाजवाद में लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। यानी सोवियत संशोधनवादी नेतृत्व द्वारा अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ मिलकर विश्व वर्चस्व स्थापित करने की जो कोशिश की जा रही है, उसका मुखौटा नहीं उधेड़ा जाना चाहिए। महान चीनी क्रांति के नेता, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेता कॉमरेड माओ त्से-तुंग आज दुनिया के सर्वहारा वर्ग और क्रांतिकारी संघर्षों का नेतृत्व कर रहे हैं। लेनिन के बाद कॉमरेड माओ त्से-तुंग ने आज लेनिन का स्थान लिया है। इसलिए चीनी पार्टी और कॉमरेड माओ त्से-तुंग का विरोध करके संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष नहीं किया जा सकता। मार्क्सवाद लेनिनवाद की शुद्धता को बनाए नहीं रखा जा सकता। चीनी पार्टी का विरोध करके भारतीय पार्टी नेतृत्व ने मार्क्सवाद लेनिनवाद के क्रांतिकारी मार्ग को त्याग दिया है। वे संशोधनवाद को एक नई बोतल में डालकर उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए पार्टी के सदस्यों को आज यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि संशोधनवाद के खिलाफ संघर्ष में ये पार्टी नेतृत्व हमारा साथी नहीं है, सहयोगी भी नहीं है। सोवियत संशोधनवादी नेतृत्व आज अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ मिलकर विश्व वर्चस्व की कोशिश कर रहा है। वे आज हर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। वे क्रांतिकारी पार्टियों में फूट डालकर संशोधनवादी नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और बेशर्मी से अमेरिकी साम्राज्यवाद के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। वे आज हर देश में जनता के मुक्ति संघर्षों के दुश्मन हैं, क्रांतिकारी संघर्षों के दुश्मन हैं, क्रांतिकारी चीन के दुश्मन हैं, यहाँ तक कि सोवियत जनता के भी दुश्मन हैं। इसलिए इस सोवियत संशोधनवादी नेतृत्व के खिलाफ खुला संघर्ष किए बिना अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई संघर्ष नहीं किया जा सकता। अगर यह न समझा जाए कि सोवियत संशोधनवादी नेतृत्व साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में भागीदार नहीं है, तो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष का नेतृत्व करना असंभव है। पार्टी नेतृत्व इस रास्ते पर चलने के बजाय अलग अलग लेखों के जरिए लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सोवियत नेतृत्व कुछ गलतियों के बावजूद मूल रूप से भारतीय सरकार की नीतियों का विरोध कर रहा है और अभी भी समाजवाद के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अर्थात वे चालाकी से इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोवियत नेतृत्व सोवियत समाजवादी राज्य को धीरे धीरे पूंजीवादी राज्य में बदल रहा है और सोवियत अमेरिकी सहयोग उसी का परिणाम है। अतः पिछले 2 वर्षों में भारत के राजनीतिक और सांगठनिक विश्लेषण में साम्राज्यवादी, विशेषकर अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप का कोई उल्लेख नहीं है। यद्यपि जॉनसन से लेकर हम्फ्रे तक अमेरिकी साम्राज्यवाद के सभी प्रतिनिधियों ने बार बार यह घोषित किया है कि वे भारत को चीन के विरुद्ध आधार के रूप में उपयोग करेंगे। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न केंद्रीय समिति के ध्यान में आया ही नहीं। अतः राजनीतिक और सांगठनिक प्रस्ताव में साम्राज्यवादी जवाबी हमले के विरुद्ध पार्टी सदस्यों के लिए कोई चेतावनी नहीं कही गई है। इसके विपरीत पूरे प्रस्ताव को पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, कि कुछ मामलों में कठोरता बढ़ी है और उनका मुकाबला साधारण आंदोलनों के माध्यम से किया जा सकता है। पिछले 2 वर्षों में संघर्षों में नई विशेषता प्रतिक्रांतिकारी हिंसा के विरुद्ध क्रांतिकारी हिंसा की अभिव्यक्ति, जनांदोलनों की इस नई उभरती प्रवृत्ति के बारे में पार्टी नेतृत्व बिल्कुल चुप है। उन्होंने जनांदोलन के प्रश्नों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि इसका सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि आगामी चुनावों के दौरान हमारा मुख्य उद्देश्य गैर कांग्रेसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना होगा।
उनके प्रस्ताव के किसी भी हिस्से में यह नहीं कहा गया कि यह चुनाव साम्राज्यवाद के शोषण और अप्रत्यक्ष शासन को छिपाने के लिए हो रहा है। भारत की प्रतिक्रियावादी सरकार इस चुनाव के माध्यम से संवैधानिक भ्रम फैलाना चाहती है और उसके पीछे साम्राज्यवादी निर्देशों के तहत हमारे देश को दक्षिण पूर्व एशिया के प्रतिक्रांतिकारी आधार के रूप में बनाना चाहती है और जनता के क्रांतिकारी हिस्सों पर हिंसक हमलों के माध्यम से जनता के प्रतिरोध को रोकना चाहती है। इंडोनेशिया के अनुभव ने हमें सिखाया है कि आज मरता हुआ साम्राज्यवाद कितना हिंसक हो सकता है। पार्टी नेतृत्व की यह जिम्मेदारी थी कि वह पार्टी सदस्यों को इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करे और स्पष्ट रूप से बताए कि क्रांतिकारी हिंसा ही एकमात्र रास्ता है और उसी के आधार पर पूरी पार्टी को संगठित करे। भारतीय पार्टी के नेतृत्व ने न केवल ये काम नहीं किया, बल्कि उसने पार्टी के भीतर क्रांतिकारी प्रतिरोध की किसी भी बात को अवैध बना दिया है। पार्टी नेतृत्व जब भी क्रांतिकारी प्रतिरोध या सशस्त्र संघर्ष के बारे में सुनता है तो दुस्साहसवाद का शोर मचाता है, लेकिन साथ ही वे स्टॉक की जमाखोरी, घेराव, निरंतर प्रगति आदि शब्दों का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी इन संघर्षपूर्ण रणनीतियों के बाद होने वाले दमन का विरोध करने की बात होती है, तो वे इसे दुस्साहसवाद मानते हैं। राज्यव्यापी सतत हड़ताल का नारा कुछ और नहीं बल्कि एक निम्न बुर्जुआ जैसा अति वामपंथी नारा है। एक तरफ यह अति वामपंथी नारा और दूसरी तरफ राजनीतिक प्रश्न के संबंध में चुनावी मैदान में एकता बनाने की हताश इच्छा, जिसका मतलब है पूंजीपति वर्ग का अनुचर बनकर काम करना। इसलिए यह पार्टी नेतृत्व भारत की जनवादी क्रांति की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप वे आधुनिक संशोधनवाद की चालाक रणनीति का सहारा ले रहे हैं, यानी शब्दों में क्रांतिकारी और कर्मों में पूंजीपति वर्ग का अनुचर बनने का रास्ता। इसलिए क्रांतिकारी पार्टी केवल वर्तमान पार्टी प्रणाली और उसके लोकतांत्रिक ढांचे के विनाश के माध्यम से ही उभर सकती है। इसलिए इस पार्टी के तथाकथित स्वरूप या संवैधानिक ढांचे का पालन करने का मतलब है मार्क्सवादी लेनिनवादियों को अप्रभावी बनाना और संशोधनवादी नेतृत्व के साथ सहयोग करना। इसलिए पार्टी नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखने वाले सभी लोगों को मार्क्सवाद लेनिनवाद के क्रांतिकारी विचारों के साथ पार्टी सदस्यों के सामने आना चाहिए। तभी हम क्रांतिकारी पार्टी के निर्माण का काम शुरू कर सकते हैं। भारत भर में हुए जनांदोलन के सामने भारत सरकार को पीछे हटना पड़ा है। परिणामस्वरूप चुनाव से पहले की अवधि में लोकतांत्रिक आंदोलन का दायरा बढ़ गया है। सरकार इस अवधि में प्रतिक्रांतिकारी ताकतों को संगठित कर रही है। क्रांतिकारी ताकतों को भी इस लोकतांत्रिक माहौल का पूरा फायदा उठाना होगा। हाल के जनांदोलनों के दौरान जनता द्वारा अपनाई गई लड़ाई की रणनीतियां शुरुआती चरण के पक्षपातपूर्ण संघर्षों के अलावा और कुछ नहीं थी। इसलिए क्रांतिकारी ताकतों को उन पक्षपातपूर्ण संघर्षों का संगठित तरीके से नेतृत्व करना चाहिए और बड़े पैमाने पर प्रतिक्रांतिकारी हमले शुरू होने से पहले पार्टी सदस्यों को सिद्धांतों और ठोस अनुप्रयोगों के माध्यम से इन संघर्षों की रणनीति में अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। आज पार्टी कार्यकर्ता समूहों का अर्थ यह है कि वे लड़ाकू इकाइयां होंगी। उनका मुख्य कर्तव्य राजनीतिक प्रचार अभियान और प्रतिक्रांतिकारी ताकतों के खिलाफ हमला करना होगा। हमें माओ त्से-तुंग की शिक्षा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमले सिर्फ हमला करने के लिए नहीं होते, हमले सिर्फ विनाश के लिए होते हैं। जिन पर हमला किया जाना चाहिए वे मुख्य रूप से हैं 1. पुलिस, सैन्य अधिकारियों जैसे राज्य मशीनरी के प्रतिनिधि, 2. घृणित नौकरशाही, 3. वर्ग शत्रु। इन हमलों का उद्देश्य भी हथियारों का संग्रह होना चाहिए। वर्तमान युग में ये हमले हर जगह किए जा सकते हैं, शहरों में और देहातों में। हमें खास तौर पर किसान क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चुनाव के बाद की अवधि में जब प्रतिक्रांतिकारी आक्रमण व्यापक रूप धारण कर लेगा, तब हमें अपना मुख्य आधार किसान क्षेत्रों में स्थापित करना होगा। इसलिए अभी से हमें अपने संगठन के सामने ये दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से रखना होगा कि मजदूर वर्ग और क्रांतिकारी निम्न बुर्जुआ कार्यकर्ताओं में जिम्मेदारी की भावना के विकास के साथ ही उन्हें तुरंत गांवों में जाना होगा। इसलिए मजदूर वर्ग और निम्न बुर्जुआ कार्यकर्ताओं में जिम्मेदारी की भावना के विकास के साथ ही उन्हें गांवों में भेजना होगा। प्रतिक्रांतिकारी आक्रमण के दौर में संघर्ष की हमारी मुख्य रणनीति महान चीन की रणनीति होगी, शहरों को गांवों से घेरने की रणनीति।
हम प्रतिक्रांतिकारी आक्रमण को कितनी तेजी से शांत कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी जनता की सशस्त्र सेना का निर्माण कर सकते हैं। ये सच है कि शुरुआत में हम कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिक्रांतिकारी आक्रमण के सामने हमें केवल आत्मरक्षा के हित में जवाबी कार्रवाई करनी होगी। इस लंबे समय तक चलने वाले कठिन संघर्ष के माध्यम से जन क्रांतिकारी सेना विकसित होगी, वह सेना जो राजनीतिक चेतना से प्रेरित है और राजनीतिक अभियान, आंदोलनों और मुठभेड़ों के माध्यम से दृढ़ बनी है। इस प्रकार की सेना के बिना क्रांति को सफल बनाना संभव नहीं है, जनता के हितों की रक्षा करना संभव नहीं है। साथियों, स्वतःस्फूर्त आंदोलनों के पीछे भागने के बजाय आज संगठित तरीके से दलीय संघर्ष विकसित करने होंगे। अब 6 महीने भी नहीं बचे हैं। अगर हम इस अवधि में ये संघर्ष शुरू नहीं कर पाए तो हमें साम्राज्यवादी हमलों के सामने संगठित होने का कठिन काम करना होगा। 7. संशोधनवाद के खिलाफ लड़कर सशस्त्र पक्षपातपूर्ण संघर्ष का निर्माण करें। पिछले 2 वर्षों में निम्न बुर्जुआ युवाओं और छात्रों के स्वतःस्फूर्त संघर्षों ने भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक हलचल मचा दी है। यद्यपि शुरू में खाद्यान्न की मांग मुख्य मांग थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस सरकार को हटाने की मांग मुख्य हो गई है। चेयरमैन माओ ने कहा है, निम्न बुर्जुआ छात्र और युवा जनता का हिस्सा है और उनके संघर्ष के अपरिहार्य समापन पर मजदूरों और किसानों का संघर्ष उच्च ज्वार पर पहुंच जाएगा। इसलिए छात्रों और युवाओं का संघर्ष समाप्त होते ही बिहार में किसानों का संघर्ष शुरू हो गया है। सैकड़ों किसान फसल काटकर ले जा रहे हैं। वे जमींदारों की फसलों के जमा किए गए स्टॉक को जब्त कर रहे हैं। ये संघर्ष आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में फैलने वाला है। सरकार आंदोलनकारी किसानों को दबाने के लिए हिंसक दमन का सहारा ले रही है। चेयरमैन माओ ने कहा है, जहां दमन होता है वहां उसके खिलाफ प्रतिरोध होना निश्चित है। इसलिए हम छात्रों और युवाओं के संघर्षों में स्वतःस्फूर्त प्रतिरोध देख रहे हैं। बिहार के किसान स्वतःस्फूर्त प्रतिरोध कर रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता बार बार घोषणा कर रहे हैं कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे और अधिक दमनकारी नीतियों का सहारा लेंगे। इसलिए क्रांतिकारी मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी के सामने सचेत रूप से प्रतिरोध संघर्षों का निर्माण करने की जिम्मेदारी आ गई है। ये युग सक्रिय प्रतिरोध आंदोलन का युग है। सक्रिय प्रतिरोध आंदोलन क्रांतिकारी जनता की क्रांतिकारी प्रतिभा के स्रोत को खोलेगा। ये पूरे भारत में क्रांति की लहर फैलाएगा। इसलिए इस युग में कानूनी ट्रेड यूनियन या किसान संघ आंदोलन का नेतृत्व करना क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के सामने कभी भी मुख्य कार्य नहीं हो सकता है। ट्रेड यूनियन या किसान संघ, किसान सभा आंदोलन क्रांतिकारी ज्वार के वर्तमान युग में मुख्य पूरक शक्ति नहीं हो सकता है। इससे ये निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि ट्रेड यूनियन या किसान संघ पुराने हो गए हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन और किसान सभाएं मूल रूप से मार्क्सवादी लेनिनवादी कार्यकर्ताओं और मजदूर वर्ग और किसान जनता के बीच एकता बनाने के लिए संगठन हैं। यह एकता तभी मजबूत होगी जब मार्क्सवादी लेनिनवादी कार्यकर्ता क्रांतिकारी प्रतिरोध आंदोलन की रणनीति के साथ मजदूर वर्ग और किसान जनता के बीच क्रांतिकारी पार्टी के निर्माण के काम में आगे बढ़ेंगे। क्रांतिकारी मजदूर वर्ग और मार्क्सवादी लेनिनवादी कार्यकर्ताओं को किसान संघर्षों के सामने प्रतिरोध या पक्षपातपूर्ण संघर्षों के माध्यम से किसानों के संघर्षों को सक्रिय नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ना होगा। भारत की प्रतिक्रियावादी सरकार ने जनता को मारने की रणनीति अपनाई है। वे उन्हें भूख से, गोलियों से मार रहे हैं। चेयरमैन माओ ने कहा है, यह उनका वध चरित्र है। वे हारने के जोखिम पर भी जनता पर हमले करते हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो इन अंधाधुंध हत्याओं का सामना करते हैं, डर जाते हैं और सुरक्षा चाहते हैं। चेयरमैन माओ ने उनके बारे में कहा है, वे कायर हैं और क्रांतिकारी नेतृत्व के योग्य नहीं हैं। लोगों का एक और समूह है जो साहपूर्वक मौत का सामना करता है। वे हर हत्या का बदला लेने की कोशिश करते हैं। वे अकेले क्रांतिकारी हैं और वे ही जनता को रास्ता दिखा सकते हैं। जाहिर है कि सरकार शक्तिशाली लग सकती है, क्योंकि उसके हाथ में भोजन और हथियार हैं। लोगों के पास भोजन नहीं है, वे निहत्थे हैं। लेकिन यह इन निहत्थे लोगों की एकता और दृढ़ भावना ही है जो प्रतिक्रिया के सभी अहंकार को तोड़ती है और क्रांति को सफल बनाती है। इसलिए चेयरमैन माओ ने कहा है, प्रतिक्रियावादी ताकतें वास्तव में एक कागजी शेर हैं।
वर्तमान युग में हमारा मुख्य कार्य 3 मुख्य नारों के आधार पर होगा। पहला, मजदूरों और किसानों की एकता। इस एकता का मतलब यह नहीं है कि मजदूर और निम्न बुर्जुआ जनता किसान आंदोलन को सिर्फ नैतिक समर्थन देगी। इस नारे का मतलब यह एहसास है कि भारत जैसे अर्ध-औपनिवेशिक और अर्ध-सामंती देश में किसान क्रांति की मुख्य ताकत है। किसानों और मजदूरों की एकता वर्ग संघर्ष के आधार पर ही बढ़ सकती है। इसलिए राज्य सत्ता पर कब्जा करने के सवाल पर चेयरमैन माओ ने कहा है, ये देहात का मुक्त क्षेत्र है जो मजदूर किसान एकता का ठोस अनुप्रयोग है। इसलिए मजदूरों और विशेष रूप से निम्न बुर्जुआ जनता की जिम्मेदारी है कि वे मुक्त क्षेत्रों के निर्माण के लिए किसान आंदोलन विकसित करें। इसलिए चेयरमैन माओ ने निम्न बुर्जुआ छात्रों और युवाओं को आंदोलन के बारे में बताया है। वे क्रांतिकारी हैं या नहीं, ये केवल इस बात से निर्धारित किया जा सकता है कि वे इस आंदोलन में कितने भागीदार बनते हैं। जो लोग इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, उनके प्रतिक्रियावादी बनने का खतरा है। दूसरा, क्रांतिकारी प्रतिरोध आंदोलन, सशस्त्र संघर्ष। भारत की प्रतिक्रियावादी सरकार ने जनता की लोकतांत्रिक मांगों के लिए हर संघर्ष के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। भारत के अंदर उसने साम्राज्यवादी और सामंती शोषण के लिए एक खेल का मैदान बनाया है और अपनी विदेश नीति में उसने साम्राज्यवाद और आधुनिक संशोधनवादियों के साथ मिलकर भारत को प्रतिक्रिया का अड्डा बना दिया है। भारत की जनता इस असहनीय स्थिति के खिलाफ विद्रोही हो गई है। इस स्थिति में प्रतिक्रिया के खिलाफ क्रांतिकारी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का क्रांतिकारी प्रतिरोध आंदोलन या सशस्त्र पक्षपातपूर्ण संघर्ष और संशोधनवादी पार्टी का निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन आज पार्टी की राजनीति का मुख्य हिस्सा बन गए हैं। इसलिए हर पार्टी सदस्य और क्रांतिकारी कैडर को संघर्ष की इस रणनीति को समझना होगा। उन्हें इसका अभ्यास करना सीखना चाहिए और जनता के बीच प्रचार के माध्यम से जनता की क्रांतिकारी भावना को शांत करना चाहिए। संघर्ष की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम जनता के बीच इसके प्रचार के माध्यम से सशस्त्र संघर्ष की राजनीति को कितना लोकप्रिय बना सकते हैं। तीसरा, क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण। आज भारत में इस क्रांतिकारी स्थिति में हमारा पार्टी संगठन नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है। सिद्धांत में दृढ़, राजनीति में स्पष्ट और संगठन के मामले में जनाधार के बिना आज के इस क्रांतिकारी युग में नेतृत्व देना असंभव है। एक सैद्धांतिक प्रश्न पर ये स्मरण रखना चाहिए कि विश्व के प्रथम समाजवादी राज्य सोवियत संघ के पार्टी नेतृत्व पर संशोधनवादी गुट का कब्जा हो चुका है। परिणामस्वरूप विश्व के विभिन्न देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों पर संशोधनवादी प्रभाव पड़ा है। हमारे देश में भी जब ये संशोधनवादी प्रभाव महसूस किया गया, तब एक अलग पार्टी बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और उसके परिणामस्वरूप 7वीं कांग्रेस में एक अलग पार्टी बनाई गई। अलग पार्टी बनाने का अर्थ यह नहीं है कि संशोधनवाद के विरुद्ध लड़ाई समाप्त हो गई है। संशोधनवाद साम्राज्यवाद, सामंतवाद और प्रतिक्रियावादी ताकतों के विरुद्ध लड़ने की बात करता है, लेकिन कर्म में वह इन ताकतों के साथ सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। मार्क्सवाद लेनिनवाद इन ताकतों का डटकर विरोध करता है, उनके हर हमले का बदला लेता है और केवल लंबे संघर्ष के माध्यम से जनता को संगठित करके इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को नष्ट करता है। पुराने विचार आए अंतर्राष्ट्रीय संशोधनवादियों के विरुद्ध महान चीनी पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार न करने में, नई विकासशील ताकतों को स्वीकार न करने में प्रकट होते हैं। मजदूर वर्ग को इस नए एहसास के प्रति जागरूक न करने में, किसानों के संघर्ष में सहायता न करने में, जो मजदूर वर्ग का मुख्य सहयोगी है। 2 राजनीतिक जनवादी क्रांति को इस समय के कार्य के रूप में देखना होगा। चेयरमैन माओ ने कहा है, कोई भी मरती हुई ताकत आसानी से अपनी शक्ति नहीं छोड़ती, स्वतंत्रता बंदूक की नली से ही निकलती है। इसलिए हमारी राजनीति में मुख्य भाग सत्ता पर कब्जा करने के लिए सशस्त्र संघर्ष होगा। आम लोगों ने इस सशस्त्र संघर्ष को स्वतःस्फूर्त रूप से शुरू किया है। हमारी राजनीति का मुख्य उद्देश्य इस सशस्त्र संघर्ष को जन आधार पर सचेत रूप से स्थापित करना होगा। बुनियादी 3 बिंदु हैं। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर किसान एकता। जन आधार पर सचेत रूप से सशस्त्र संघर्ष की स्थापना और कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व को मजबूती से स्थापित करना। इन तीनों कार्यों में से किसी को भी छोड़ना जरूरी नहीं है।
इस राजनीति को जनता के बीच व्यापक रूप से प्रचारित करना होगा। 3. सांगठनिक पार्टी के जनाधार को बढ़ाना होगा। हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि विभिन्न आंदोलनों और संघर्षों के दौरान हजारों की संख्या में जुझारू कार्यकर्ता संगठन के काम में शामिल होने आते हैं, संघर्षों को नेतृत्व देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही आंदोलन रुकता है वे फिर से निष्क्रिय हो जाते हैं। आज क्रांतिकारी उभार के दौर में कई पिछड़े इलाकों के लोग संघर्ष की राह पर आगे आ रहे हैं और उन्हीं संघर्षों के जरिए कई युवा जुझारू कार्यकर्ता संगठन के काम में शामिल हो रहे हैं। अगर हम इन कार्यकर्ताओं को अपने क्रांतिकारी सिद्धांत और राजनीति की शिक्षा दे सके तो पार्टी अपना जनाधार पा सकती है। हमें इन कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने और उनके साथ गुप्त समूह बनाने पर साहपूर्वक काम करना शुरू करना होगा। ये कार्यकर्ता समूह राजनीतिक प्रचार करेंगे और सशस्त्र संघर्ष की इकाइयों के रूप में काम करेंगे। पार्टी की प्रहारक शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हम मजदूरों और किसानों के बीच इन समूहों को कितनी संख्या में बना पाते हैं। हम किसके साथ मिलकर समूह बना रहे हैं और संगठनात्मक विवरण जैसे कि आश्रय, डंप आदि निश्चित रूप से गुप्त रखे जाने चाहिए। लेकिन हमारे सिद्धांत, राजनीति और पार्टी गठन के नारे को कभी गुप्त नहीं रखना चाहिए। सशस्त्र संघर्ष के युग में पार्टी की हर इकाई को सशस्त्र संघर्ष में भागीदार होना चाहिए और एक आत्मनिर्भर नेता होना चाहिए। आम चुनाव आ रहे हैं। इन चुनावों के दौरान असंतुष्ट लोग राजनीति सुनना चाहते हैं और सुनेंगे। चुनाव से पहले हर पार्टी जनता के बीच अपनी राजनीति का प्रचार करने की कोशिश करेगी। हमें अपनी राजनीति के प्रचार के लिए इन चुनावों का फायदा उठाना होगा। हमें गैर कांग्रेसी लोकतांत्रिक सरकार के झूठे नारे से भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जनवादी क्रांति की राजनीति यानी मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर किसान एकता की राजनीति, सशस्त्र संघर्ष की राजनीति, पार्टी का नेतृत्व स्थापित करने की राजनीति को साहपूर्वक जनता के बीच ले जाना होगा। अगर हम इसका पूरा फायदा उठाएंगे तो किसी भी वामपंथी नेता के लिए हमारा विरोध करना संभव नहीं होगा। हमें इस अवसर का पूरा फायदा उठाना होगा। 8. संशोधनवाद से लड़कर किसान संघर्ष को आगे बढ़ाएं। चुनाव के बाद की अवधि में पार्टी CPI-M नेतृत्व की कार्रवाइयों से हमारी आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। पोलित ब्यूरो ने हमें गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को प्रतिक्रियावाद से बचाने के लिए संघर्ष जारी रखने का निर्देश दिया है। इससे पता चलता है कि मार्क्सवादियों का मुख्य कार्य वर्ग संघर्ष को तीव्र करना नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल की ओर से दलील देना है। इसलिए पार्टी सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया गया ताकि मजदूर वर्ग के भीतर अर्थवाद को मजबूती से स्थापित किया जा सके। इसके तुरंत बाद मंत्रिमंडल की पहल पर उद्योग में संघर्ष विराम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मजदूरों से घेराव न करने को कहा गया। वर्ग सहयोग की इससे अधिक नग्न अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है। मालिकों को शोषण का पूरा अधिकार देने के बाद मजदूरों से कोई संघर्ष न करने को कहा जा रहा है। एक शक्तिशाली जन आंदोलन के परिणामस्वरूप स्थापित सरकार में कम्युनिस्ट पार्टी के शामिल होने के तुरंत बाद वर्ग सहयोग का रास्ता चुना गया। चीनी नेताओं ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो लोग अंतर्राष्ट्रीय बहस में तटस्थ रहे हैं वे बहुत जल्द अवसरवाद का रास्ता अपना लेंगे। अब चीन के नेता कह रहे हैं कि तटस्थ रुख के ये समर्थक दरअसल संशोधनवादी हैं और वे जल्दी ही प्रतिक्रियावादी खेमे में चले जाएंगे। हमारे देश में हम देख रहे हैं कि यह भविष्यवाणी कितनी सच है। हमने मजदूर वर्ग के साथ विश्वासघात देखा है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हरे कृष्ण कोनार की घोषणा भी जोड़नी होगी। शुरू में उन्होंने वादा किया था कि सारी जमीन भूमिहीन किसानों में बांट दी जाएगी। फिर बांटी जाने वाली जमीन की मात्रा घटा दी गई। अंत में उन्होंने बताया कि इस साल मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भू राजस्व में छूट जूनियर भूमि सुधार अधिकारियों JLRO के भरोसे छोड़ दी गई। किसानों को याचिका दायर करने का रास्ता दिखाया गया। उनसे ये भी कहा गया कि जमीन पर जबरन कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। हरे कृष्ण बाबू कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य ही नहीं, पश्चिम बंगाल में कृषक सभा के सचिव भी हैं। कृषक सभा के आह्वान पर ही उनके नेतृत्व में किसानों ने 1959 में निहित और बेनामी जमीन की वापसी के लिए संघर्ष किया था। भूस्वामियों के हित में सरकार ने दमन का सहारा लिया था और बेदखली के पक्ष में निर्णय दिए थे,
फिर भी किसानों ने कई मामलों में जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ा और गांव की एकता के बल पर जमीन पर डटे रहे। क्या कृषक सभा के नेता ने मंत्री बनने के बाद उनके आंदोलन का समर्थन किया? नहीं, उन्होंने जो कहा उसका आशय ये था कि निहित जमीन का पुनः वितरण किया जाएगा। ये किसे मिलेगा? इस मुद्दे पर JLRO कृषक सभा के विचार मांगेंगे, लेकिन क्या ऐसे विचार स्वीकार किए जाएंगे? हरे कृष्ण बाबू ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन अगर JLRO इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं तो क्या होगा? कृषक सभा के विचार के अनुसार किसानों को किसी भी हालत में जबरन जमीन पर कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरे कृष्ण बाबू ने इस मुद्दे पर अपनी बात स्पष्ट करने में कोई देरी नहीं की। यह क्या है? क्या ये सरकार और जोतदारों के बिल संग्राहक की तरह काम नहीं है? कांग्रेसी भी इतनी बेशर्मी से सामंती वर्गों की ओर से दलील देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इसलिए पार्टी नेताओं के निर्देशों का पालन करने का मतलब होगा सामंती वर्गों के शोषण और शासन को आंख मूंद कर स्वीकार करना। इसलिए कम्युनिस्टों की जिम्मेदारी है कि वे पार्टी के सदस्यों और लोगों के सामने इस नेतृत्व की वर्ग विरोधी और प्रतिक्रियावादी भूमिका को उजागर करें, वर्ग संघर्ष को तेज करने के सिद्धांत पर कायम रहें और आगे बढ़ें। मान लीजिए भूमिहीन और गरीब किसान हरे कृष्ण बाबू के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और याचिकाएं प्रस्तुत करते हैं। तब क्या होगा? निहित भूमि में से कुछ बेशक पड़ती है, लेकिन अधिकांश खेती योग्य भूमि है। ऐसी जमीनों पर किसानों का कब्जा है। आज वे लाइसेंस के आधार पर जमीन का आनंद ले रहे हैं, या वे जोतदारों को हिस्सा दे रहे हैं। जब उस भूमि का पुनर्वितरण होगा तो निश्चित रूप से गरीब और भूमिहीन किसानों के बीच टकराव पैदा होगा। इसका लाभ उठाकर धनी किसान पूरे किसान आंदोलन पर अपना नेतृत्व स्थापित कर लेंगे, क्योंकि जिस प्रकार धनी किसान के पास प्रचार के अवसर होते हैं, उसी प्रकार वह सामंती प्रभाव का भागीदार भी होता है। इसलिए हरे कृष्ण बाबू आज न केवल संघर्ष का मार्ग त्यागने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि वे ऐसे कदम भी उठा रहे हैं जिससे भविष्य में भी किसान संघर्ष उग्र न हो। फिर भी हमने जनता की लोकतांत्रिक क्रांति का कार्यक्रम अपनाया है और उस क्रांति का कार्य किसानों के हित में भूमि सुधार करना है। किसानों के हित में भूमि सुधार तभी संभव है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों पर सामंती वर्गों के प्रभुत्व को समाप्त करने में सक्षम होंगे। ऐसा करने के लिए हमें सामंती वर्गों से भूमि छीनकर भूमिहीन और गरीब किसानों में वितरित करनी होगी। यदि हमारा आंदोलन अर्थवाद की सीमाओं तक सीमित रहा तो हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। हर उस क्षेत्र में जहां पराधीन भूमि के लिए आंदोलन हुआ है, हमारा अनुभव है कि पराधीन भूमि पर कब्जा करके लाइसेंस प्राप्त करने वाला किसान अब किसान आंदोलन में सक्रिय नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि गरीब किसान वर्ग एक साल में ही बदल गया है, वह मध्यम किसान बन गया है। इसलिए गरीब और भूमिहीन किसानों की आर्थिक मांगें अब उसकी मांगें नहीं रह गई हैं। इसलिए अर्थवाद लड़ाकू किसानों की एकता में दरार पैदा करता है और भूमिहीन और गरीब किसानों को हताश करता है। अर्थवाद के समर्थक हर आंदोलन को इस आधार पर आंकते हैं कि किसान को कितने मन धान या कितने बीघे जमीन मिलती है। किसान की लड़ाकू चेतना बड़ी है या नहीं, यह उनका कभी पैमाना नहीं होता। इसलिए वे किसान की वर्ग चेतना को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं करते। फिर भी हम जानते हैं कि बलिदान दिए बिना कोई संघर्ष नहीं लड़ा जा सकता। चेयरमैन माओ ने हमें सिखाया है कि जहां संघर्ष है, वहां बलिदान भी है। संघर्ष के आरंभिक चरण में प्रतिक्रिया की शक्ति जनशक्ति से अधिक होनी चाहिए। इसलिए संघर्ष लंबा चलेगा। चूंकि जनता ही प्रगतिशील शक्ति है, इसलिए उसकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे प्रतिक्रियावादी ताकतें मरती जाएंगी, उनकी ताकत लगातार घटती जाएगी। इसलिए जब तक जनता को बलिदान देने के लिए नहीं जगाया जाता, तब तक कोई भी क्रांतिकारी संघर्ष सफल नहीं हो सकता। इस बुनियादी क्रांतिकारी दृष्टिकोण से अर्थवाद बुर्जुआ दृष्टिकोण की अंधी गली की ओर ले जाता है। पार्टी के नेता अपनी गतिविधियों के माध्यम से यही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पिछले सभी किसान संघर्षों की समीक्षा से पता चलेगा कि पार्टी नेताओं ने किसानों पर ऊपर से समझौते थोपे हैं। फिर भी किसान आंदोलन पर मजदूर वर्ग का जुझारू नेतृत्व स्थापित करना पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया, वे अब भी नहीं कर रहे हैं।
अब वे कानून और नौकरशाही पर भरोसा करने का सुझाव दे रहे हैं। लेनिन ने कहा है कि यदि कोई प्रगतिशील कानून भी बना दिया जाए, लेकिन उसे लागू करने का जिम्मा नौकरशाही को दे दिया जाए, तो किसानों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे नेता क्रांतिकारी रास्ते से बहुत दूर चले गए हैं। कृषि क्रांति इसी समय का काम है। इस काम को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता और ऐसा किए बिना किसानों का कुछ भी भला नहीं हो सकता। लेकिन कृषि क्रांति करने से पहले राज्य सत्ता का विनाश जरूरी है। राज्य सत्ता के विनाश के बिना कृषि क्रांति के लिए प्रयास करना सरासर संशोधनवाद है। इसलिए राज्य सत्ता का विनाश आज किसान आंदोलन का पहला और मुख्य काम है। यदि ये देशव्यापी, राज्यव्यापी आधार पर नहीं किया जा सकता, तो क्या किसान चुपचाप प्रतीक्षा करेंगे? नहीं। मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ त्से-तुंग विचार ने हमें सिखाया है कि यदि किसी क्षेत्र में किसानों को राजनीतिक रूप से जगाया जा सकता है, तो हमें उस क्षेत्र में राज्य सत्ता को नष्ट करने के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। इसे ही किसानों का मुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस मुक्त क्षेत्र के निर्माण के लिए संघर्ष आज किसान आंदोलन का सबसे जरूरी काम है, इस समय का काम है। मुक्त क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? हम उस किसान क्षेत्र को मुक्त कहेंगे जहां से हम वर्ग शत्रुओं को उखाड़ फेंकने में सफल हुए हैं। इस मुक्त क्षेत्र के निर्माण के लिए हमें किसानों की सशस्त्र सेना की जरूरत है। जब हम सशस्त्र सेना की बात करते हैं तो हमारे मन में किसानों द्वारा बनाए गए हथियार होते हैं। हमें हथियार भी चाहिए। किसान आगे आकर हथियार इकट्ठा कर रहे हैं या नहीं, इसी आधार पर हम तय करेंगे कि वे राजनीतिक रूप से जागृत हुए हैं या नहीं। किसान बंदूकें कहाँ से लाएंगे? वर्ग शत्रुओं के पास बंदूकें हैं और वे गांव में रहते हैं। उनसे बंदूकें जबरन छीननी होंगी। वे स्वेच्छा से अपने हथियार हमें नहीं सौंपेंगे, इसलिए हमें उनसे बंदूकें जबरन छीननी होंगी। इसके लिए किसान उग्रवादियों को वर्ग शत्रुओं के घरों में आग लगाने से लेकर सभी हथकंडे सिखाने होंगे। इसके अलावा हम सरकार की सशस्त्र सेनाओं पर अचानक हमला करके उनसे बंदूकें हासिल करेंगे। जिस क्षेत्र में हम ये बंदूक संग्रह अभियान चला सकेंगे, वह शीघ्र ही एक मुक्त क्षेत्र बन जाएगा। अतः इस कार्य को करने के लिए किसानों के बीच हथियारबंद संघर्ष की राजनीति का व्यापक प्रचार करना आवश्यक है। इसके अलावा बंदूक संग्रह अभियान चलाने के लिए छोटे छोटे और गुप्त उग्रवादी समूहों का संगठन करना भी आवश्यक है। इन समूहों के सदस्य हथियारबंद संघर्ष की राजनीति का प्रचार करने के साथ साथ बंदूक संग्रह के विशिष्ट कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। केवल हथियार एकत्र करने से संघर्ष का स्वरूप नहीं बदलता, एकत्र की गई बंदूकों का उपयोग तो करना ही होगा। तभी किसानों की सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी और संघर्ष में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। ये काम केवल गरीब और भूमिहीन किसान ही कर सकते हैं, जो मजदूर वर्ग के दृढ़ सहयोगी हैं। मध्यम किसान भी सहयोगी है, लेकिन उसकी लड़ाकू चेतना गरीब और भूमिहीन किसानों जितनी तीव्र नहीं है। इसलिए वह शुरू से ही संघर्ष में भागीदार नहीं हो सकता, उसे कुछ समय चाहिए। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वर्ग विश्लेषण एक आवश्यक कार्य है। इसलिए चीन के महान नेता चेयरमैन माओ त्से-तुंग ने सबसे पहले इस कार्य को अपने हाथ में लिया था और क्रांतिकारी संघर्ष का रास्ता अचूक तरीके से बताने में सक्षम थे। इसलिए हमारे संगठनात्मक कार्य का पहला बिंदु किसान आंदोलनों में गरीब और भूमिहीन किसानों का नेतृत्व स्थापित करना है। सशस्त्र संघर्ष की राजनीति के आधार पर किसान आंदोलन को संगठित करने की प्रक्रिया में ही गरीब और भूमिहीन किसानों का नेतृत्व स्थापित होगा, क्योंकि किसान वर्गों में वे सबसे क्रांतिकारी हैं। खेतिहर मजदूरों का एक अलग संगठन इस कार्य में मदद नहीं करेगा, बल्कि खेतिहर मजदूरों का एक अलग संगठन अर्थवाद पर आधारित ट्रेड यूनियन आंदोलन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और किसानों के बीच संघर्षों को तेज करता है। संबद्ध वर्गों की एकता मजबूत नहीं होती है, क्योंकि हमारी कृषि व्यवस्था में सामंती वर्गों का शोषण सबसे प्रमुख है। इसी संदर्भ में एक और सवाल उठता है, वह है छोटे मालिकों के साथ समझौता। इस संबंध में कम्युनिस्टों का क्या दृष्टिकोण होगा? समझौते के संबंध में हमें विचार करना होगा कि हम किसका समर्थन करते हैं। इसलिए हम उनके विरुद्ध किसी अन्य वर्ग का समर्थन नहीं कर सकते। किसान आंदोलन में भारत में कम्युनिस्टों को हमेशा गरीब और भूमिहीन किसानों के हितों को छोटे पूंजीपतियों के हित में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
इससे गरीब और भूमिहीन किसानों की लड़ाकू दृढ़ता कमजोर होती है। मध्यम और धनी किसानों के संबंध में भी हमें अलग रुख अपनाना चाहिए। अगर हम धनी किसानों को मध्यम किसान के रूप में देखेंगे तो गरीब और भूमिहीन किसान निराश हो जाएंगे। फिर अगर हम मध्यम किसानों को धनी किसान के रूप में देखेंगे तो मध्यम किसानों का लड़ाकू उत्साह कम हो जाएगा। इसलिए कम्युनिस्टों को चेयरमैन माओ के निर्देशों के अनुसार हर क्षेत्र में किसानों का वर्ग विश्लेषण करना सीखना चाहिए। खेतिहर मजदूरों का एक अलग संगठन अर्थवाद पर आधारित ट्रेड यूनियन आंदोलन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और किसानों के बीच संघर्ष को तेज करता है। संबद्ध वर्गों की एकता मजबूत नहीं होती क्योंकि हमारी कृषि व्यवस्था में सामंती वर्गों का शोषण सबसे प्रमुख है। इसी संदर्भ में एक और सवाल उठता है कि छोटे मालिकों के साथ समझौता कैसे किया जाए। इस संबंध में कम्युनिस्टों का क्या दृष्टिकोण होगा? समझौते के संबंध में हमें विचार करना होगा कि हम किसका समर्थन करते हैं। इसलिए हम उनके खिलाफ किसी अन्य वर्ग का समर्थन नहीं कर सकते। किसान आंदोलन भारत में कम्युनिस्टों को हमेशा गरीब और भूमिहीन किसानों के हितों को निम्न पूंजीपति वर्ग के हित में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे गरीब और भूमिहीन किसानों का लड़ाकू संकल्प कमजोर होता है। मध्यम और धनी किसानों के संबंध में भी हमें अलग रुख रखना चाहिए। अगर हम धनी किसानों को मध्यम किसान के रूप में देखेंगे तो गरीब और भूमिहीन किसान निराश हो जाएंगे। फिर अगर हम मध्यम किसानों को धनी किसान के रूप में देखेंगे तो मध्यम किसानों का लड़ाकू उत्साह कम हो जाएगा। इसलिए कम्युनिस्टों को चेयरमैन माओ के निर्देशों के अनुसार हर क्षेत्र में किसानों का वर्ग विश्लेषण करना सीखना चाहिए। खेतिहर मजदूरों का एक अलग संगठन अर्थवाद पर आधारित ट्रेड यूनियन आंदोलन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है और किसानों के बीच संघर्ष को तेज करता है। संबद्ध वर्गों की एकता मजबूत नहीं होती क्योंकि हमारी कृषि व्यवस्था में सामंती वर्गों का शोषण सबसे प्रमुख है। इसी संदर्भ में एक और सवाल उठता है कि छोटे मालिकों के साथ समझौता कैसे किया जाए। इस संबंध में कम्युनिस्टों का क्या दृष्टिकोण होगा? समझौते के संबंध में हमें विचार करना होगा कि हम किसका समर्थन करते हैं। इसलिए हम उनके खिलाफ किसी अन्य वर्ग का समर्थन नहीं कर सकते। किसान आंदोलन भारत में कम्युनिस्टों को हमेशा गरीब और भूमिहीन किसानों के हितों को निम्न पूंजीपति वर्ग के हित में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इससे गरीब और भूमिहीन किसानों का लड़ाकू संकल्प कमजोर होता है। मध्यम और धनी किसानों के संबंध में भी हमें अलग रुख रखना चाहिए। अगर हम धनी किसानों को मध्यम किसान के रूप में देखेंगे तो गरीब और भूमिहीन किसान निराश हो जाएंगे। फिर अगर हम मध्यम किसानों को धनी किसान के रूप में देखेंगे तो मध्यम किसानों का लड़ाकू उत्साह कम हो जाएगा। इसलिए कम्युनिस्टों को चेयरमैन माओ के निर्देशों के अनुसार हर क्षेत्र में किसानों का वर्ग विश्लेषण करना सीखना चाहिए। भारत के किसानों में बार बार अशांति फूट पड़ी है। उन्होंने बार बार कम्युनिस्ट पार्टी से मार्गदर्शन मांगा है। हमने उन्हें यह नहीं बताया कि सशस्त्र संघर्ष की राजनीति और बंदूक संग्रह अभियान ही एकमात्र रास्ता है। ये रास्ता मजदूर वर्ग का रास्ता है, मुक्ति का रास्ता है, शोषण से मुक्त समाज की स्थापना का रास्ता है। पूरे भारत में हर राज्य में आज किसान अशांति की स्थिति में हैं। कम्युनिस्टों को उन्हें रास्ता दिखाना चाहिए। वह रास्ता सशस्त्र संघर्ष की राजनीति और बंदूक संग्रह अभियान है। हमें मुक्ति के इस एकमात्र रास्ते पर दृढ़ता से कायम रहना चाहिए। चीन की महान सांस्कृतिक क्रांति ने सभी प्रकार के स्वार्थ, समूह मानसिकता, संशोधनवाद, पूंजीपति वर्ग की पूंजवाद, पूंजीपति विचारधारा की प्रशंसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। उस क्रांति का ज्वलंत प्रभाव भारत तक भी पहुंचा है। उस क्रांति का आह्वान है, सभी प्रकार के बलिदानों के लिए दृढ़ संकल्प होकर तैयार रहो, रास्ते की बाधाओं को एक एक करके हटाओ, जीत हमारी होगी। साम्राज्यवाद का स्वरूप चाहे कितना भी भयानक हो, संशोधनवाद द्वारा बिछाया गया जाल चाहे कितना भी कुरूप हो, प्रतिक्रियावादी ताकतों के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ त्से-तुंग के विचारों की उज्ज्वल सूर्य किरणें सारे अंधकार को मिटा देंगी। अतः स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या इस युग में आंशिक मांगों पर किसानों के जनसंघर्ष की आवश्यकता नहीं है? निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि भारत एक विशाल देश है और किसान भी अनेक वर्गों में विभाजित हैं।
इसलिए सभी क्षेत्रों में और सभी वर्गों में राजनीतिक चेतना एक समान स्तर पर नहीं हो सकती। इसलिए आंशिक मांगों के आधार पर किसानों के जन आंदोलन का अवसर और संभावना हमेशा रहेगी और कम्युनिस्टों को हमेशा उस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा। आंशिक मांगों के लिए आंदोलन चलाने में हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए और उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारी रणनीति का मूल बिंदु यह है कि व्यापक किसान वर्ग एकजुट हुआ है या नहीं, और हमारा मूल उद्देश्य किसानों की वर्ग चेतना को जगाना होगा, चाहे वे व्यापक आधार वाले सशस्त्र संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़े हों। आंशिक मांगों पर आधारित आंदोलन वर्ग संघर्ष को तीव्र करेंगे। व्यापक जनसमूह की राजनीतिक चेतना को जगाया जाएगा। व्यापक किसान जनसमूह को बलिदान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। संघर्ष नए क्षेत्रों में फैलेगा। आंशिक मांगों के लिए आंदोलन कोई भी रूप ले सकते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट हमेशा किसानों के बीच संघर्ष के उच्चतर रूपों की आवश्यकता का प्रचार करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कम्युनिस्ट किसानों को स्वीकार्य संघर्ष के प्रकार को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश नहीं करेंगे। वास्तव में कम्युनिस्ट हमेशा क्रांतिकारी राजनीति, यानी सशस्त्र संघर्ष और बंदूक संग्रह अभियान की राजनीति के पक्ष में किसानों के बीच प्रचार करते रहेंगे। इस प्रचार के बावजूद किसान संभवतः सामूहिक प्रतिनिधिमंडलों पर जाने का फैसला करेंगे और हमें वह आंदोलन चलाना होगा। श्वेत आतंक के समय में ऐसे सामूहिक प्रतिनिधिमंडल की प्रभावशीलता को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि ये सामूहिक प्रतिनिधिमंडल किसानों को संघर्ष में तेजी से आकर्षित करेंगे। आंशिक मांगों पर आंदोलनों की कभी निंदा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इन आंदोलनों को अर्थवाद के तरीके से चलाना अपराध है। इसके अलावा ये प्रचार करना भी अपराध है कि आर्थिक मांगों पर आंदोलन अपने आप राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेंगे, क्योंकि यह सहजता की पूजा करना है। ऐसे आंदोलन जनता को रास्ता दिखा सकते हैं, दृष्टिकोण की स्पष्टता विकसित करने में मदद कर सकते हैं, बलिदान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। संघर्ष के हर चरण में एक ही काम होता है। जब तक वह काम पूरा नहीं होता, संघर्ष उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता। इस दौर में वह खास काम है सशस्त्र संघर्ष की राजनीति और बंदूक संग्रह अभियान। इस काम को पूरा किए बिना हम चाहे जो भी करें, संघर्ष उच्च स्तर पर नहीं पहुंच सकता। संघर्ष टूट जाएगा, संगठन टूट जाएगा, संगठन विकसित नहीं होगा। इसी तरह भारत की क्रांति का एक ही रास्ता है। लेनिन ने जो रास्ता दिखाया है, जनता की सशस्त्र सेना और गणतंत्र का निर्माण। लेनिन ने 1905 में कहा था कि ये दोनों काम जहां भी संभव हो किए जाने चाहिए, भले ही पूरे रूस के लिए संभव न हो। चेयरमैन माओ ने लेनिन द्वारा दिखाए गए इस मार्ग को समृद्ध किया है। उन्होंने लोगों के युद्ध की रणनीति सिखाई है और चीन ने इसी मार्ग पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त की है। आज उस मार्ग का अनुसरण वियतनाम, थाईलैंड, मलाया, फिलीपींस, बर्मा, इंडोनेशिया, यमन, लियोपोल्डविले, कांगो, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में किया जा रहा है। भारत में भी उस मार्ग को अपनाया गया है। लोगों की सशस्त्र सेनाओं के निर्माण और मुक्ति मोर्चे के शासन का मार्ग जो नागा, मिजो और कश्मीर क्षेत्रों में अपनाया जा रहा है। इसलिए मजदूर वर्ग को आह्वान करना होगा और बताना होगा कि उसे भारत की लोकतांत्रिक क्रांति का नेतृत्व करना है और मजदूर वर्ग को अपने सबसे मजबूत सहयोगी किसानों के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करके ये कार्य करना होगा। इसलिए किसान आंदोलन को संगठित करना और इसे सशस्त्र संघर्ष के स्तर तक उठाना मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी है। मजदूर वर्ग के हरावल दस्ते को सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के लिए गांवों में जाना होगा। मजदूर वर्ग का मुख्य कार्य यही है कि हथियार इकट्ठा करो और ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष के आधार तैयार करो। इसे मजदूर वर्ग की राजनीति, सत्ता पर कब्जा करने की राजनीति कहते हैं। हमें इस राजनीति के आधार पर मजदूर वर्ग को जगाना होगा। सभी मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करो, ये नारा मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को नहीं जगाता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अब और ट्रेड यूनियन संगठित नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम सभी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को ट्रेड यूनियन गतिविधियों में नहीं उलझाएंगे। मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार करना, यानी सशस्त्र संघर्ष और बंदूक संग्रह अभियान की राजनीति का प्रचार करना और पार्टी संगठन का निर्माण करना उनका काम होगा। निम्न पूंजीपतियों के बीच भी हमारा मुख्य काम राजनीतिक प्रचार और किसान संघर्ष के महत्व का प्रचार करना है।
यानी हर मोर्चे पर पार्टी की जिम्मेदारी किसान संघर्ष के महत्व को समझाना और उस संघर्ष में भागीदारी का आह्वान करना है। जिस हद तक हम इस काम को अंजाम देंगे, हम लोकतांत्रिक क्रांति में सचेत नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचेंगे। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की ओर से ही नहीं हो रहा है। संशोधनवादी सीधे वर्ग सहयोग का रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए ये क्रांति है। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में आ चुकी थी और मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के अस्तित्व के कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व प्रभावी हुआ और जब इन सोवियतों में निम्न बुर्जुआ पार्टियों ने बुर्जुआ वर्ग को सत्ता सौंपी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति को अंजाम देना संभव हुआ। उन्होंने जनयुद्ध की रणनीति सिखाई है और चीन ने इसी रास्ते पर चलकर मुक्ति पाई है। आज वियतनाम, थाईलैंड, मलाया, फिलीपींस, बर्मा, इंडोनेशिया, यमन, लियोपोल्डविले, कांगो, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में उसी रास्ते पर चला जा रहा है। भारत में भी उसी रास्ते को अपनाया गया है। जन सशस्त्र बलों के निर्माण और मुक्ति मोर्चे के शासन का रास्ता जो नागा, मिजो और कश्मीर क्षेत्रों में अपनाया जा रहा है। इसलिए मजदूर वर्ग को आह्वान करना होगा और बताना होगा कि उसे भारत की लोकतांत्रिक क्रांति का नेतृत्व करना होगा और मजदूर वर्ग को अपने सबसे पक्के सहयोगी, किसानों के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करके ये कार्य करना होगा। इसलिए किसान आंदोलन को संगठित करना और उसे सशस्त्र संघर्ष के स्तर तक ले जाना मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी है। मजदूर वर्ग के अगुवा को सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के लिए गांवों में जाना होगा। मजदूर वर्ग का यह मुख्य कार्य है, हथियार इकट्ठा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष के आधार बनाना। इसे मजदूर वर्ग की राजनीति, सत्ता पर कब्जा करने की राजनीति कहा जाता है। हमें इस राजनीति के आधार पर मजदूर वर्ग को जगाना होगा। सभी मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करो, ये नारा मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को नहीं जगाता। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम और ट्रेड यूनियन संगठित नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम सभी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में नहीं उलझाएंगे। मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार करना, यानी सशस्त्र संघर्ष और बंदूक संग्रह अभियान की राजनीति का प्रचार करना और पार्टी संगठन का निर्माण करना उनका काम होगा। निम्न पूंजीपतियों के बीच भी हमारा मुख्य काम राजनीतिक प्रचार और किसान संघर्ष के महत्व का प्रचार करना है। यानी हर मोर्चे पर पार्टी की जिम्मेदारी किसान संघर्ष के महत्व को समझाना और उस संघर्ष में भागीदारी का आह्वान करना है। हम जितना इस काम को अंजाम देंगे, हम लोकतांत्रिक क्रांति में सचेत नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचेंगे। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की तरफ से नहीं आ रहा है। संशोधनवादी सीधे वर्ग सहयोग का रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए ये क्रांति है। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में आ चुकी थीं और मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के अस्तित्व के कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व प्रभावी हो गया और जब इन सोवियतों में निम्न बुर्जुआ पार्टियों ने सत्ता बुर्जुआ वर्ग को सौंप दी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति को अंजाम देना संभव हो पाया। उन्होंने जनयुद्ध की रणनीति सिखाई है और चीन ने इसी रास्ते पर चलकर मुक्ति पाई है। आज वियतनाम, थाईलैंड, मलाया, फिलीपींस, बर्मा, इंडोनेशिया, यमन, लियोपोल्डविले, कांगो, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में उसी रास्ते पर चला जा रहा है। भारत में भी उसी रास्ते को अपनाया गया है। जन सशस्त्र बलों के निर्माण और मुक्ति मोर्चे के शासन का रास्ता जो नागा, मिजो और कश्मीर क्षेत्रों में अपनाया जा रहा है। इसलिए मजदूर वर्ग को आह्वान करना होगा और बताना होगा कि उसे भारत की लोकतांत्रिक क्रांति का नेतृत्व करना होगा और मजदूर वर्ग को अपने सबसे पक्के सहयोगी, किसानों के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करके ये कार्य करना होगा। इसलिए किसान आंदोलन को संगठित करना और उसे सशस्त्र संघर्ष के स्तर तक ले जाना मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी है। मजदूर वर्ग के अगुवा को सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के लिए गांवों में जाना होगा। मजदूर वर्ग का यह मुख्य कार्य है, हथियार इकट्ठा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष के आधार बनाना। इसे मजदूर वर्ग की राजनीति, सत्ता पर कब्जा करने की राजनीति कहा जाता है। हमें इस राजनीति के आधार पर मजदूर वर्ग को जगाना होगा। सभी मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करो, ये नारा मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को नहीं जगाता।
इसका मतलब यह नहीं कि हम और ट्रेड यूनियनें संगठित नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम सभी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में नहीं उलझाएंगे। मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार करना, यानी सशस्त्र संघर्ष और बंदूक संग्रह अभियान की राजनीति का प्रचार करना और पार्टी संगठन का निर्माण करना उनका काम होगा। निम्न पूंजीपतियों के बीच भी हमारा मुख्य काम राजनीतिक प्रचार और किसान संघर्ष के महत्व का प्रचार करना है। यानी हर मोर्चे पर पार्टी की जिम्मेदारी किसान संघर्ष के महत्व को समझाना और उस संघर्ष में भागीदारी का आह्वान करना है। हम जितना इस काम को अंजाम देंगे, हम लोकतांत्रिक क्रांति में सचेत नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचेंगे। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की तरफ से नहीं आ रहा है। संशोधनवादी सीधे वर्ग सहयोग का रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए ये क्रांति है। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में आ चुकी थी और मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के अस्तित्व के कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व प्रभावी हो गया और जब इन सोवियतों में निम्न बुर्जुआ पार्टियों ने सत्ता बुर्जुआ वर्ग को सौंप दी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति को अंजाम देना संभव हो पाया। नागा, मिज़ो और कश्मीर क्षेत्रों में जिस मुक्ति मोर्चे का अनुसरण किया जा रहा है, उसके लिए जन सशस्त्र बलों के निर्माण और मुक्ति मोर्चे के शासन का मार्ग अपनाना होगा। इसलिए मजदूर वर्ग को आह्वान करना होगा और बताना होगा कि उसे भारत की लोकतांत्रिक क्रांति का नेतृत्व करना होगा और मजदूर वर्ग को अपने सबसे पक्के सहयोगी किसानों के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करके ये कार्य करना होगा। इसलिए किसान आंदोलन को संगठित करना और उसे सशस्त्र संघर्ष के स्तर तक ले जाना मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी है। मजदूर वर्ग के अगुवा को सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के लिए गांवों में जाना होगा। मजदूर वर्ग का यह मुख्य कार्य है, हथियार इकट्ठा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष के आधार बनाना। इसे मजदूर वर्ग की राजनीति, सत्ता पर कब्जा करने की राजनीति कहा जाता है। हमें इस राजनीति के आधार पर मजदूर वर्ग को जगाना होगा। सभी मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करें, ये नारा मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को नहीं बढ़ाता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम और ट्रेड यूनियनों का गठन नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम सभी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में नहीं उलझाएंगे। मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार करना, यानी सशस्त्र संघर्ष और बंदूक संग्रह अभियान की राजनीति का प्रचार करना और पार्टी संगठन का निर्माण करना उनका काम होगा। निम्न पूंजीपतियों के बीच भी हमारा मुख्य काम राजनीतिक प्रचार और किसान संघर्ष के महत्व का प्रचार करना है। यानी हर मोर्चे पर पार्टी की जिम्मेदारी किसान संघर्ष के महत्व को समझाना और उस संघर्ष में भागीदारी का आह्वान करना है। जिस हद तक हम ये काम करेंगे, हम जनवादी क्रांति में सचेत नेतृत्व की मंजिल तक पहुंचेंगे। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की तरफ से नहीं हो रहा है। संशोधनवादी सीधे वर्ग सहयोग का रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए ये क्रांति है। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में आ चुकी थीं और मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के अस्तित्व के कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व प्रभावी हो गया और जब इन सोवियतों में निम्न बुर्जुआ पार्टियों ने पूंजीपति वर्ग को सत्ता सौंप दी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति को अंजाम देना संभव हो सका। नागा, मिज़ो और कश्मीर क्षेत्रों में जिस मुक्ति मोर्चे का अनुसरण किया जा रहा है, उसके लिए जन सशस्त्र बलों के निर्माण और मुक्ति मोर्चे के शासन का मार्ग अपनाना होगा। इसलिए मजदूर वर्ग को आह्वान करना होगा और बताना होगा कि उसे भारत की लोकतांत्रिक क्रांति का नेतृत्व करना होगा और मजदूर वर्ग को अपने सबसे पक्के सहयोगी किसानों के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करके ये कार्य करना होगा। इसलिए किसान आंदोलन को संगठित करना और उसे सशस्त्र संघर्ष के स्तर तक ले जाना मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी है। मजदूर वर्ग के अगुवा को सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के लिए गांवों में जाना होगा। मजदूर वर्ग का यह मुख्य कार्य है, हथियार इकट्ठा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष के आधार बनाना। इसे मजदूर वर्ग की राजनीति, सत्ता पर कब्जा करने की राजनीति कहा जाता है। हमें इस राजनीति के आधार पर मजदूर वर्ग को जगाना होगा। सभी मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करें, ये नारा मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को नहीं बढ़ाता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम और ट्रेड यूनियनों का गठन नहीं करेंगे।
इसका मतलब यह है कि हम सभी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में नहीं उलझाएंगे। मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार करना, यानी सशस्त्र संघर्ष और बंदूक संग्रह अभियान की राजनीति का प्रचार करना और पार्टी संगठन का निर्माण करना उनका काम होगा। निम्न पूंजीपतियों के बीच भी हमारा मुख्य काम राजनीतिक प्रचार और किसान संघर्ष के महत्व का प्रचार करना है। यानी हर मोर्चे पर पार्टी की जिम्मेदारी किसान संघर्ष के महत्व को समझाना और उस संघर्ष में भागीदारी का आह्वान करना है। जिस हद तक हम ये काम करेंगे, हम जनवादी क्रांति में सचेत नेतृत्व की मंजिल तक पहुंचेंगे। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की तरफ से नहीं हो रहा है। संशोधनवादी सीधे वर्ग सहयोग का रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए ये क्रांति है। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में आ चुकी थी और मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के अस्तित्व के कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व प्रभावी हो गया और जब इन सोवियतों में निम्न बुर्जुआ पार्टियों ने पूंजीपति वर्ग को सत्ता सौंप दी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति को अंजाम देना संभव हो सका। मजदूर वर्ग का मुख्य कार्य यही है कि हथियार इकट्ठा करो और ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष के आधार तैयार करो। इसे मजदूर वर्ग की राजनीति, सत्ता पर कब्जा करने की राजनीति कहते हैं। हमें इस राजनीति के आधार पर मजदूर वर्ग को जगाना होगा। सभी मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करो। ये नारा मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को नहीं जगाता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अब और ट्रेड यूनियन संगठित नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम सभी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को ट्रेड यूनियन गतिविधियों में नहीं उलझाएंगे। मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार करना, यानी सशस्त्र संघर्ष और बंदूक संग्रह अभियान की राजनीति का प्रचार करना और पार्टी संगठन का निर्माण करना उनका काम होगा। निम्न पूंजीपतियों के बीच भी हमारा मुख्य काम राजनीतिक प्रचार और किसान संघर्ष के महत्व का प्रचार करना है। यानी हर मोर्चे पर पार्टी की जिम्मेदारी किसान संघर्ष के महत्व को समझाना और उस संघर्ष में भागीदारी का आह्वान करना है। जिस हद तक हम इस काम को अंजाम देंगे, हम लोकतांत्रिक क्रांति में सचेत नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचेंगे। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की ओर से ही नहीं हो रहा है। संशोधनवादी सीधे वर्ग सहयोग का रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए ये क्रांति है। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में आ चुकी थीं और मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के अस्तित्व के कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व प्रभावी हुआ और जब इन सोवियतों में निम्न बुर्जुआ पार्टियों ने बुर्जुआ वर्ग को सत्ता सौंपी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति को अंजाम देना संभव हुआ। मजदूर वर्ग का मुख्य कार्य यही है कि हथियार इकट्ठा करो और ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष के आधार तैयार करो। इसे मजदूर वर्ग की राजनीति, सत्ता पर कब्जा करने की राजनीति कहते हैं। हमें इस राजनीति के आधार पर मजदूर वर्ग को जगाना होगा। सभी मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में संगठित करो। ये नारा मजदूर वर्ग की राजनीतिक चेतना को नहीं जगाता। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अब और ट्रेड यूनियन संगठित नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम सभी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को ट्रेड यूनियन गतिविधियों में नहीं उलझाएंगे। मजदूर वर्ग के बीच राजनीतिक प्रचार करना, यानी सशस्त्र संघर्ष और बंदूक संग्रह अभियान की राजनीति का प्रचार करना और पार्टी संगठन का निर्माण करना उनका काम होगा। निम्न पूंजीपतियों के बीच भी हमारा मुख्य काम राजनीतिक प्रचार और किसान संघर्ष के महत्व का प्रचार करना है। यानी हर मोर्चे पर पार्टी की जिम्मेदारी किसान संघर्ष के महत्व को समझाना और उस संघर्ष में भागीदारी का आह्वान करना है। जिस हद तक हम इस काम को अंजाम देंगे, हम लोकतांत्रिक क्रांति में सचेत नेतृत्व की स्थिति तक पहुंचेंगे। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की ओर से ही नहीं हो रहा है। संशोधनवादी सीधे वर्ग सहयोग का रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए ये क्रांति है। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में आ चुकी थीं और मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के अस्तित्व के कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व प्रभावी हुआ और जब इन सोवियतों में निम्न बुर्जुआ पार्टियों ने बुर्जुआ वर्ग को सत्ता सौंपी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति को अंजाम देना संभव हुआ। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की ओर से नहीं हो रहा है।
संशोधनवादी सीधे वर्ग सहयोग का रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए ये क्रांति है। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में आ चुकी थी और मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के अस्तित्व के कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व प्रभावी हुआ और जब इन सोवियतों में निम्न बुर्जुआ पार्टियों ने बुर्जुआ वर्ग को सत्ता सौंपी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति को अंजाम देना संभव हुआ। पार्टी के इस बुनियादी मार्क्सवादी लेनिनवादी रास्ते का विरोध सिर्फ संशोधनवादियों की ओर से नहीं हो रहा है। संशोधनवादी सीधे वर्ग सहयोग का रास्ता अपना रहे हैं, इसलिए ये क्रांति है। बुर्जुआ पार्टियां सत्ता में आ चुकी थी और मजदूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतों के हाथों में भी सत्ता थी। इस दोहरी सत्ता के अस्तित्व के कारण मजदूर वर्ग का नेतृत्व प्रभावी हुआ और जब इन सोवियतों में निम्न बुर्जुआ पार्टियों ने बुर्जुआ वर्ग को सत्ता सौंपी, तभी मजदूर वर्ग के लिए अक्टूबर क्रांति को अंजाम देना संभव हुआ। वे भारत की वस्तुगत परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं करते। वे भारत में चल रहे संघर्षों से सबक नहीं लेते। रूसी क्रांति की सफलता का मुख्य कारण संयुक्त मोर्चे की रणनीति का सही इस्तेमाल था। संयुक्त मोर्चे की रणनीति का सवाल भारत में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत की जनवादी क्रांति की रणनीति का स्वरूप अलग होगा। भारत में भी नागा, मिज़ो, कश्मीर और अन्य इलाकों में निम्न बुर्जुआ नेतृत्व में संघर्ष चल रहे हैं। इसलिए जनवादी क्रांति में मजदूर वर्ग को उनके साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर आगे बढ़ना होगा। बुर्जुआ या निम्न बुर्जुआ पार्टियों के नेतृत्व में कई अन्य नए इलाकों में संघर्ष शुरू होंगे। मजदूर वर्ग उनके साथ गठबंधन भी करेगा और इस गठबंधन का मुख्य आधार साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष और आत्मनिर्णय का अधिकार होगा। मजदूर वर्ग अनिवार्य रूप से इस अधिकार को अलगाव के अधिकार के साथ स्वीकार करता है। यद्यपि जो लोग अक्टूबर क्रांति के मार्ग पर भारत में क्रांति का सपना देखते हैं, वे क्रांतिकारी हैं, लेकिन वे अपने सिद्धांतवादी दृष्टिकोण के कारण साहसिक नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। वे किसान संघर्षों के महत्व को नहीं समझते हैं और इस प्रकार अनजाने में मजदूर वर्ग के भीतर अर्थवाद के प्रचारक बन जाते हैं। वे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के लोगों के अनुभवों को आत्मसात करने में असमर्थ हैं। उनमें से एक वर्ग चे ग्वेरा का अनुयायी बन जाता है और भारत की लोकतांत्रिक क्रांति की मुख्य शक्ति, किसानों को संगठित करने के कार्य पर जोर देने में विफल रहता है। परिणाम स्वरूप वे अनिवार्य रूप से वामपंथी विचलन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें उन पर विशेष ध्यान देना होगा और उन्हें धीरे धीरे खुद को शिक्षित करने में मदद करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में हमें उनके संबंध में असहिष्णु नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारे बीच क्रांतिकारी साथियों का एक समूह है, जो चीनी पार्टी और महान माओ त्से-तुंग के विचार को स्वीकार करता है और इसे ही एकमात्र रास्ता मानता है। लेकिन वे एक अच्छा कम्युनिस्ट कैसे बने पुस्तक को आत्मविकास का एकमात्र मार्ग मानते हैं और परिणामस्वरूप गंभीर विचलन में चले जाते हैं। लेनिन और चेयरमैन माओ द्वारा सिखाया गया आत्मसाधना का एकमात्र मार्क्सवादी मार्ग वर्ग संघर्ष का मार्ग है। वर्ग संघर्ष की आग में तपकर ही कम्युनिस्ट खरा सोना बन सकता है। वर्ग संघर्ष ही कम्युनिस्टों की असली पाठशाला है और वर्ग संघर्ष के अनुभव को मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ त्से-तुंग विचार के प्रकाश में परखना होगा और उससे सबक लेना होगा। इसलिए पार्टी शिक्षा का मुख्य बिंदु वर्ग संघर्ष में मार्क्सवाद, लेनिनवाद की शिक्षाओं का अनुप्रयोग, उस अनुभव के आधार पर सामान्य सिद्धांतों पर पहुंचना और अनुभव से प्राप्त सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाना है। इसे ही जनता से जनता तक कहा जाता है। यही पार्टी शिक्षा का मूल बिंदु है। ये क्रांतिकारी साथी पार्टी शिक्षा के इस मूलभूत सत्य को समझने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप वे पार्टी शिक्षा के संबंध में आदर्शवादी विचलन करते हैं। चेयरमैन माओ त्से-तुंग ने हमें सिखाया है कि अभ्यास के अलावा कोई शिक्षा नहीं हो सकती। उनके शब्दों में, करना ही सीखना है। क्रांतिकारी अभ्यास के माध्यम से मौजूदा स्थितियों को बदलने की प्रक्रिया में ही आत्मसाधना संभव है। विश्व के क्रांतिकारी एकजुट हो जाओ। मजदूरों और किसानों की क्रांतिकारी एकता अमर रहे। चेयरमैन माओ त्से-तुंग अमर रहें।